ब्रह्मचर्य एक ऐसा वर्ड है, तो ब्रह्मचर्य पर आपका क्या कहना है और आपका पर्सनल तजुर्बा क्या रहा है, एक्सपीरियंस इस चीज को लेकर? कहते हैं कि नहीं ब्रह्मचारी कुछ नहीं, तो रियल में बहुत फ़र्क रहता है ब्रह्मचारी का। तो मैं उसमें बच्चा था, उस टाइम नॉलेज थी नहीं इतनी, तो मैं उसमें बीच में खड़ा होके तो उसमें लॉक लगाने चला गया और किसी ने मशीन स्टार्ट कर दी, मेरे दोनों घुटने बीच में आ गए थे। ये कि मैं बिल्कुल ये सोच सकता हूँ कि जब से वो मेरी लाइफ में आई तब से ही इतना सब कुछ मेरे साथ स्टार्ट हुआ था। कि धम्मी भाई की जो ये लव स्टोरी है ना, ये भी फिल्मी है, एकदम फिल्मी है, एकदम पूरी प्रॉपर फिल्मी है। जनरली जब बच्चा जिम में आता है, बिगिनर, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं जो बिगिनर जिम में आते ही करते हैं? अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन है, लोगों ने वैसे मिथ है दिमाग में, भाई जिम, पेरेंट्स भी दरअसल भाई जिम मत जाओ, हाइट रुक जाएगी, ऐसा कुछ है कि हाइट रुक जाएगी? ऐसा कभी नहीं होता। वहां से यहाँ तक का सफर कि आज पलवल की सबसे बड़ी जिम है, क्या क्या करा बीच में उस तक पहुंचने के लिए? तो पिताजी ऑन द स्पॉट वहीं पे, तो वो सबसे बुरा वो पल रहा मेरे लिए जीवन का। कहते हैं ना कि मैं अपने पिताजी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, हद से ज़्यादा, कहते हैं ना। जब कोई आज आपको पहली बार देखता है तो उसको एक ही चीज़ माइंड में आती है, भाई ये तो जाट है, ज़मीन बेच के इसने अपना इतना सब चीज़ स्टार्ट कर लिया होगा। मेरी लाइफ बहुत ही कठिनाइयों से गुजरी है, हद से ज़्यादा कठिनाइयाँ रही लाइफ में, और मैं ऐसे नहीं पहुँचा हूँ यहाँ तक। वेलकम ऑन द इंस्पायर इंडिया शो। एंड आज के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं वो फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि दिल के बहुत साफ इंसान हैं, धम्मी जी, जिनको सब जानते हैं। एंड साफ इंसान के साथ साथ वो एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन भी हैं। एंड आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे उनके लाइफ के चैलेंजेस क्या रहे और किस तरीके से उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस को बिल्ड किया, ब्रेकडाउन उन्होंने लाइफ में कितनी बार देखा, ऐसी काफ़ी चीज़ें आज आपको उनके बारे में जानने को मिलेंगी। सो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले तो धमी भैया, मैं वेलकम करना चाहूँगा आपका हमारे शो पे, हमारे पॉडकास्ट पे, कि आप आज आए टाइम निकाल के अपने बिजी स्केड्यूल में से। और मैं बिल्कुल आपको यह श्योरिटी दिलाना चाहूँ कि आज के क्वेश्चन से आपको भी मज़ा आएगा और हमारी ऑडियंस को भी, कि आपके बारे में जानने को मिलेगा। तो आपको कैसा लग रहा है आज पॉडकास्ट शो पे आके? मुझे बहुत फर्स्ट टाइम मैं किसी माइक पे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कैमरे का आगे मुझे शर्म आती है, थोड़ी सी, कहते हैं हेजिटेशन होती है। पर आपने मुझे इस चीज़ को इनवाइट करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने मुझे इनवाइट किया और थोड़ा सा मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जो पता नहीं है बहुत से लोगों को, तो मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। पलवल की जनता है जो अपना आगे बढ़ना चाहती है उसको लेकर। वैसे तो आपको सभी जानते हैं, तो आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हो कि मेरा पलवल की जनता से इंट्रोडक्शन हो जाएगा, सब आपको जानते हैं ऑलरेडी। तो स्टार्ट ही मैं उस क्वेश्चन से करूंगा कि एक जो चीज़ है, जो जब कोई इंसान को पहली बार देखता है, भाई आज आप एक इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, पलवल का सबसे बड़ा जिम आपका है, 2 लग्जरी कार आप ड्राइव करो, बढ़िया लाइफस्टाइल है आज आपका। तो जब कोई आज आपको पहली बार देखता है तो उसको एक ही चीज़ माइंड में आती है, भाई ये तो जाट है, ज़मीन बेच के इसने अपना इतना सब चीज़ स्टार्ट कर लिया होगा, कौन सी बड़ी बात है? तो क्या ऐसा ही आपको से भी लोग कहते हैं? नहीं, ऐसा मैंने सुना है, जैसे बहुत से कहते हैं जब मैं कि भाई धम्मी के ज़मीन वही बेची होगी या कुछ इतना सब कुछ कर लिया, तो इतना पैसा कहाँ से आया जी। तो बहुत से लोगों को पता नहीं है अभी ना, जो मेरे साथ के हैं, गांव के हैं, उनको तो मोस्टली पता है इस चीज़ के बारे में। तो मेरी लाइफ बहुत ही कहते कठिनाइयों से गुजरी है, हद से ज़्यादा कठिनाइयाँ रही लाइफ में, और मैं ऐसे नहीं पहुँचा हूँ यहाँ तक। तो इतना आसान नहीं था कि जितना अभी ज़मीन बेच के कर दिया। हाँ, ये हाँ, तो रियलिटी है ही नहीं। हाँ, ज़मीन बेच के अब लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो मेरा ये है कि आपके थ्रू मेरे बातचीत हो जाएगी इस चीज़ के बारे में, अपना सब कुछ बता तो दूँ। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। तो फिर आज जो अब इतना सब आपने क्रिएट करा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? और पहले मैं आपके चाइल्डहुड में ले जाना चाहूँगा। तो बचपन में क्या शुरू से ही आप ऐसे ही एथलीट ही बनना चाहते थे? तो बचपन में कैसे थे आप? बचपन में जब मैं छोटा था तो मुझे खुद याद नहीं है कि मेरी एज कितनी रही होगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड थे, तो मुझे पिताजी हाई स्कूल के अंदर रनिंग कराने ले जाते थे, छोटा सा था मैं। ठीक है। तो 4 बजे 4:30 बजे उठ के ये डेली का रूटीन था। तो फिर उसके बाद पिताजी ने जाना बंद कर दिया, तो मुझे खुद याद नहीं है मैं कब से सुबह 4:30 बजे जाता था रनिंग करने के लिए। तो कैसा भी मौसम हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मैं कभी भी मिस नहीं करता था वो चीज़ें। फिर उसके बाद रनिंग वनिंग करके तो दंड बैठक लगाने की आदत थी, पुशअप मार के। फिर उसके बाद मैं मंदिर पे बैठता था,
एक कहते हैं ना ऑटोमेटिक मेरी भक्ति भावना बहुत ज़्यादा थी। तो हनुमान जी की बहुत भक्त था मैं, पूजा करता था। तो मंदिर पे जाके बैठना, फिर योग साधना करना, फिर उसके बाद घर आके स्कूल जाना, ये थोड़ी सी लाइफ रही पर्सनल मेरी उस टाइम बचपन में। ठीक है। तो मतलब शुरू से ही होता है कि कुछ बच्चे को डांस का शौक होता है, वो डांसर बनता है। तो आपका था भाई फिटनेस में शुरू से ही था? शुरू से पिताजी ने मुझे माइंड में ऐसा चीज़ डाल दी बचपन से। कहते हैं ना जब बचपन से हम जो चीज़ बीज बोते हैं तो वही आगे बढ़ता है। तो शुरू से ही मेरी रुचि स्पोर्ट्स में ही रही बचपन से ही। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं 9th क्लास में था तो रनिंग करता ही था। तो आपको पता ही होगा जब रनिंग करते हैं तो बॉडी के अंदर फैट तो रहता ही नहीं है। हाँ, तो मेरा जो कंटिन्यू था 3 किलोमीटर पर रनिंग थी मेरी कंटिन्यू। अच्छा, कैसा ही मौसम हो। ठीक है। तुमसरा के कट तक, हमारे गांव का औरंगाबाद गांव है मेरा, तो उसके कट से तुमसरा का डेली अप डाउन था मेरा। ठीक है। और उस टाइम मैंने टाइम लगाई थी, पता नहीं आज के लोग यकीन करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है। तो 8 मिनट के अंदर मैं तुमसरा अपने गांव के कट से अपने गांव के गांव स्टार्ट, हाँ, कट से और तुमसरा राउंड करके 8 मिनट में वापस आ जाता था मैं। टोटल डिस्टेंस कितना था? लगभग 3 किलोमीटर से समथिंग होगा। आप 3 किलोमीटर जाके वापस? हाँ, 8 मिनट के अंदर मैंने घड़ी से टाइम लगाया था। और स्पीड थी मेरे अंदर। कहते हैं गॉड गिफ्टेड होती है, गॉड गिफ्टेड होती है माँ बाप से, जो बचपन से मुझे उसी चीज़ में डाला। कहीं ना कहीं जो आप ये बता रहे हो ना, बचपन वैसा रहा। तो अभी आपने मुझे बताया रिसेंट में कि फादर साहब आपके आर्मी में थे। तो आर्मी वालों के तो वैसे वो डिसिप्लिन पहले से होता है उनमें, और वही बच्चों में डालते हैं। वो बच्चों में डालते हैं क्योंकि वो खुद जल्दी उठ जाते हैं। तो मेरी बात यहाँ पे रह गई थी कि उस टाइम पिताजी ने बोला कि बहुत कमज़ोर हो रहा है, कोई गलत आदत तो मैं तो नहीं पड़ गया, मुझसे बोला है उस टाइम। अच्छा। तो मुझे फिर ऐसा फील हुआ, फिर उस दिन के बाद ना मैंने रनिंग ही छोड़ दी। अच्छा। फिर मुझे लगा कि मुझे शरीर बनाना अब। अच्छा। तो मेरा बुआ का लड़का है पृथ्वी का, तेज सिंह, तो वो वेट लिफ्टिंग करता था SD कॉलेज के अंदर ही। तो मुझे उसे देख के लगा कि मुझे भी अब वेट लिफ्टर ही बनना है, क्योंकि बॉडी बहुत अच्छी थी, बाइसेप्स थी उसकी अच्छी, तो मुझे पसंद आई थी। तो मैंने अपने बुआ का लड़का तेज सिंह है, उसको देख के मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। ठीक। तो यहाँ से फिर मैंने उसके बाद क्या हुआ कि पैसे तो थे नहीं, क्योंकि पिताजी की उस टाइम तनख्वाह भी बहुत कमाती थी। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने माँ बाप से पैसे मांगते हैं कि पिताजी पैसे दे दो जी, और हमें उस चीज़ का पता नहीं होता, क्योंकि उनके पास होते नहीं है वो चीज़ें जो हम चीज़ मांगते हैं। तो मैंने कि बहुत कहा कि पिताजी पैसे दो, तो कुछ मुझे तैयारी करनी है, कुछ अपना सामान लेके आना है और मेहनत करनी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डाइट वाइट के लिए। तो पिताजी ने पैसे दिए नहीं। फिर मैं गर्मियों की छुट्टी पड़ी तो मैंने एक कंपनी है श्रीनगर, बलालपुर बोलते थे उस कंपनी को, उसमें सीमेंट की ईंट बनती थी। तो वहाँ मैंने नौकरी की। उस टाइम 2100 रुपये महीने मिलते थे। तो मुझे रुचि आई, तो मुझे पैसे इकट्ठे करने थे। तो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मैंने वहाँ पे नौकरी की। 2 शिफ्ट तो मेरी कंपलसरी थी। मैंने 3 शिफ्ट भी लगातार किए, 24 घंटे भी। तो एक शौक था मुझे कि कुछ करना है। कहते हैं दिमाग में मेरी वो चीज़ आ गई कि मुझे वेट लिफ्टर बनना है, मुझे अपना नाम कमाना है, देश के लिए करना है, कुछ भी हो। जैसे अपना लगे थे कि मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, मुझे मेडल लेकर नाम कमाना है मुझे। मेरे अंदर वो रुचि बन गई थी। तो उसी रुचि के कारण मैंने नौकरी की उस दौरान कि पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो डाइट वाइट का इंतजाम हो जाएगा उस चीज़ के लिए। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में तो देखो पैसा खर्च होता है। होता ही है वेट लिफ्टिंग में, क्योंकि कोई भी चीज़ है डाइट नहीं लोगे आप, प्रॉपर नहीं खाओगे तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मसल्स रिकवरी के लिए चाहिए प्रोटीन स्रोत तो चाहिए कुछ ना कुछ। तो ईंट की कंपनी में भी नौकरी करी, वो भी 3 शिफ्ट 24 घंटे लगातार। वो हमारे जो मित्रौल के हैं उनको भी पता है जी। और मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी उस दौरान, कंपनी के दौरान। तो क्या है उसमें ना एक मशीन होती है, तो उसको लॉक करते हैं जी। तो ऑटोमेटिक ट्रेन के डिब्बे होते हैं ना, ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। तो मैं उसमें बच्चा था उस टाइम, नॉलेज थी नहीं इतनी। तो मैं उसमें बीच में खड़ा होके तो उसमें लॉक लगाने चला गया और किसी ने मशीन स्टार्ट कर दी। मेरे दोनों घुटने बीच में आ गए थे। वो तो कुदरत की मानो चाहे कुछ भी मानो कि मेरे पैर बच गए इस दौरान, नहीं दोनों पैर मेरे उसी दौरान ख़त्म हो जाते। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई, ना पिताजी को भी नहीं बताई। अगर उस दिन मैं बता देता तो मुझे नौकरी नहीं करने देते वो उस दौरान। तो मैंने इस सब के छुपा के रखी थी ये चीज़ें। ये तो फिर कॉमन सी बात है। तो ऊपर वाले का वो है कि जो चीज़ उसके बीच में, और जो उस मशीन को चला रहा था वो घबरा गया, तो उसको पसीने आ गए थे। जब मैं चिल्लाया, मैं रोको 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 मशीन रोको, वो तो किस्मत की बात थी कि वो लॉक नहीं लगा उस चीज़ का। अगर लॉक लग जाता तो मैं लॉक लगाने गया था रॉड से, कि लॉक लगाते फंसाते, जैसे ट्रेन में फंसाते हैं ना, उसी टाइप से था वो। ठीक ठीक।
तो किस्मत थी कि मेरी जो लॉक नहीं लग पाया। ये इंसिडेंट तो बहुत ही सबसे बड़ा रहा। और जो चला रहा था मशीन वो इतना घबरा गया था, मैंने उसे पसीना आ गए थे। मैं कम घबराया था, वो सबसे ज़्यादा वो घबरा गया था। वो लगा कि यार इसकी बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है आज ही। कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो सकता था। आज हम देखें तो फिर पैर ही खत्म इंसान के। तो ये चीज़ मैंने पेरेंट्स को कभी बताई नहीं। मुझे पता था अगर पता चल जाए था उनको ऐसे कोई भी, तो वो वैसे ही घबरा जाते बहुत ज़्यादा, फिर आने नहीं देते मुझे। आने ही नहीं देते। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि बच्चा, और पहली बात तो कोई नौकरी करवाना हाँ, नहीं चाहेगा। वो तो करवाना नहीं चाह रहे थे, पर मेरी इच्छा थी खुद तो कुछ करने की इच्छा थी मेरी, पैसे इकट्ठे करने हैं। पैसे इकट्ठे करके फिर अपना, उस टाइम प्रोटीन आते थे, तो बुआ के लड़के से देखा था वो सप्लीमेंट खाता था प्रोटीन वगैरह जी। तो मैंने कि मैं भी प्रोटीन लाऊंगा तो पैसे इकट्ठे कर लूँ। ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स पैसे नहीं देते सप्लीमेंट के लिए कभी, कोई भी हो। कोई भी नहीं। हाँ, कोई उस टाइम तो ये तो बहुत पहली बात है, 2006 की बात है, 2004-5 की बात है। उस टाइम तो इतनी नॉलेज भी नहीं नॉलेज थी नहीं थी। भाई घर का खा ले, पर सप्लीमेंट वगैरह नहीं। तो मुझे बताया था, बुआ का लड़का था, कि भाई प्रोटीन जरूरी होता है, तो बिना प्रोटीन की रिकवरी अच्छी होती है। तो मैं इसलिए नौकरी की थी कि तो प्रोटीन के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई हम बचपन में कैसा था। उसके बाद आपने गई 9 समथिंग क्लास के समथिंग आपने जॉब भी करी, इसलिए करी क्योंकि सप्लीमेंट के पैसे इकट्ठे हो जाए। तो वहाँ से अब मैं आपको ले जाना चाहूँगा कि मुझे आप बताओ कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, कि आज पलवल की सबसे बड़ी जिम है, क्या क्या करा बीच में उस तक पहुँचने के लिए उसके तो कितनी नौकरियाँ करी, क्या क्या काम करा? पिताजी 2006 में रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। बीएसएफ का आईजी था जिसकी गाड़ी थी। तो कहते हैं कि महसूस हो जाता है। मैं सो रहा था घर पे, तो एक लड़का है भतीजा, तो वो आया कि मैं अपना ऑटोमेटिक आँख खुल गई मेरी। कहते हैं ना कि मुझे लगा कुछ बुरा हुआ है। मैं सो रहा था, क्योंकि जो वर्कआउट करने के बाद मैं घर जाके सो जाता था, तो सो रहा था घर, तो ऑटोमेटिक मेरी आँख खुली। मैं घबरा गया एकदम, ऑटोमेटिक कहते हैं ना, आँख खुल गई मेरी। तो देखो पिताजी की तरह एक्सीडेंट हो गया, तो मैं भाग के गया, तो पिताजी ऑन द स्पॉट वहीं पे। तो वो सबसे बुरा वो पल रहा मेरे लिए जीवन का। कहते हैं ना कि मैं अपने पिताजी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था, हद से ज़्यादा। कहते हैं ना कि वो कैसे, मैं बहुत छोटा था, मुझे अब भी याद है, हमेशा याद रहेगी वो चीज़ें, हमेशा याद रहती हैं। कि लाइट, जब गांव में लाइट नहीं आती थी, तो गर्मियों के टाइम में मुझे सुलाने के लिए पिताजी मेरे पंखे की हवा करते थे। तो मुझसे ये कहते कि बेटा हम देखेंगे तू हमारी कितनी सेवा करेगा। मुझे आज भी हमेशा याद है कि मुझे वो नसीब ही नहीं हो पाई वो चीज़ें, क्योंकि मैं ना कभी पिताजी को बता पाया कि मैं इतना प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं कभी वो चीज़ का कभी बयान ही नहीं कर पाया। और कहते हैं कि मैं, हर कोई सोचता है कि माँ बाप अगर पैसे नहीं दे रहे हैं तो ये सोचते हैं कि आप पैसे हैं, जानबूझ के नहीं दे रहे हैं। तो मेरे मन में भी थी कि पिताजी जानबूझ के मुझे पैसे नहीं देते हैं सप्लीमेंट के वगैरह के। तो जब मुझे बाद में पता चला खुद ही कि पैसे होते ही नहीं थे, देते कहाँ से। तो जीवन बड़ा वैसा रहा। उसके बाद नौकरी की कोशिश की मैंने। पिताजी टूल टैक्स में नौकरी करके आ रहे थे उस टाइम ड्यूटी से, शाम के टाइम ही। तो पिताजी के एक्सीडेंट के बाद उन्होंने मुझे नौकरी पर टूल टैक्स पे लगा लिया था। टूल टैक्स पे मैंने टीसी की नौकरी की थी, पर्ची काटते हैं। तो मैंने 1.5-2 महीने समथिंग की थी। तो मैंने कहा यार मेरी ये जगह नहीं है। मेरी इच्छा थी नाम कमाने की। मैंने कि जो हो गया सब हो गया लाइफ में, अब नाम कमाना है, बहुत आगे खेलना है। तो फिर मैंने वहाँ से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी अपनी। वेट लिफ्टिंग की जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट रही। HD कॉलेज जाता था, तो लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि 10 रुपये किराए के नहीं होते थे जिम में। कि गांव से रोडवेज बस जाती थी 2-2:30 बजे डाक की, हरियाणा रोडवेज, उसमें बैठ के जाना, बिना टिकट के, बिना पर्ची के, पीछे बैठ के जाऊँ या वैसे भी कैसे भी रिक्वेस्ट कर लूँ मैं। और फिर HD कॉलेज वेट लिफ्टिंग करके जाना। तो कभी बुआ के लड़के तेज सिंह से पैसे मांग लेना कि भैया 10-20 रुपये दीजिए, किराए के पैसे नहीं हैं। तो लाइफ बड़ी वैसी रही। मम्मी पागल हो गई थी दौरान, पिताजी के दौरान पहले से थी दिमाग में दिक्कत, तो पिताजी के बाद और ज़्यादा दिक्कत बन गई। अब एकदम से सब वो चीज़ें याद आती हैं तो फिर? हाँ, याद आती हैं तो बहुत ज़्यादा। आज भी मतलब वो इतना, क्योंकि किसी भी लड़के के लिए, बच्चे के लिए फादर बहुत क्लोज होते हैं।
और वो बता भी नहीं पाते, चाहे बता भी नहीं पाते, कोई भी हो, चाहे आप हो, आप भी ये नहीं बड़ा बता tough है। सकते कि मैं कितना प्यार करता हूँ, नहीं कोई भाई, कोई नहीं बता सकता। ये बताना बड़ा, पता नहीं सिखाया ही नहीं गया हमें पहले से, ये बड़ा टफ है। और वो एकदम से वो चीज़ें पूरी याद आ गई। तो उसके बाद फिर मैंने, पैसे नहीं थे, वेट लिफ्ट करने जाता था, फिर उसके बाद एक कंपनी आई थी, आदित्य बिरला ने स्टोर खोले थे, जैसे रिलायंस मेगा मार्ट होते हैं, रिलायंस के जैसे स्टोर हैं जिसमें मिलते हैं सामान, परचूने का सामान मिलता है। जी। तो मैंने वहाँ फरीदाबाद नौकरी की थी। उसमें सुबह वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करके जाना, यहाँ से टेम्पो में बैठ के जाना कि पैसे हो जाएंगे, थोड़ा बहुत खर्चा चलेगा। तो रात को अंधेरे में 8 बजे से ड्यूटी से आता था, तो रात के 8 बजे एचडी कॉलेज के अंदर एक बल्ब की रोशनी में मेहनत की है मैंने। अब मुझे तो लगता नहीं, कोई ऐसा देखा नहीं मैंने आज तक कि किसी ने बल्ब की रोशनी में अकेले एचडी कॉलेज ऑडिटोरियम के अंदर अकेले किसी ने मेहनत की हो। मेरी इच्छा थी। तो उसके बाद फिर हरियाणा स्टेट थी हमारे गांव के अंदर, राजू भाई साहब है हमारे जो अब सरपंच है, राजू चौहान, उन्होंने कराई थी। तो मुझे कि था कि मुझे मेडल लेके आना इसमें। तो उस टाइम गांव में फुटबॉल खेलते थे, तो फुटबॉल खेलने के दौरान मैंने मना किया था कि भाई साहब रहने दो, क्यों मेरे पास इतना है नहीं, डाइट के इतना वो नहीं है, क्यों मेरी एनर्जी लॉस करवा रहे हैं, मुझे कंपटीशन खेलना, तैयारी करनी है। जब कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम खेलो। तो फुटबॉल खेलते समय कोई ऐसी इंजरी हुई, कहाँ गड्ढे में पैर गया मेरा, ये तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। हमने ना, मैंने तो एक्सरे कराया ना कुछ कराया। 1 साल तक मैं स्पोर्ट लेके उठता था इसका, जैसे बैठते थे बैठा नहीं जाता था मुझसे प्रॉपर ना, घुटना के मुंह बेंड करके बैठा नहीं गया। तो कंपटीशन था उस दौरान, तो कंपटीशन के दौरान भी पैर सूला, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। तो उस टाइम बताया था कि बॉबरोन का आता दर्द का इंजेक्शन, वो लगा ले, उससे हो जाएगा। तो मैंने उस टाइम स्टार्टिंग ली थी 95 केजी स्नैच से, और 95 ही पास हुई थी मेरी, स्टार्ट ही हुई थी, क्योंकि पूरी पावर लग नहीं पा रही थी। उसके बाद 120 की जर्क से स्टार्ट की थी, तो 120 की जर्क मारी थी। जो मेरा स्टार्ट था वो सीनियर जितना स्टार्ट था मेरा, मैं जूनियर में था उस दौरान। तो मेरा गोल्ड मेडल आया था हरियाणा स्टेट वेट लिफ्टिंग में। तो उसके बाद फिर इंजरी के बाद फिर एक कहते हैं ना, मन में नेगेटिविटी आने लगी कि मैं जो भी काम करने की सोचूं, जो भी करना चाहूं, तो ऐसा लगे कि मुझे कि मेरा कुछ होना ही नहीं है। अब जो मेरा चाचा का लड़का है, वहाँ से रोटी आती थी मम्मी के लिए भी, तो उन्होंने भी बहुत वो की। फिर उसके बाद वो भी कब तक करते। ठीक, सही बात है। तो फिर उसके बाद एक गांव में है, होटल से मेरी मम्मी का खाना आता था परमानेंट, और मुझे मैं भी खा के आता था कभी कभी होटल से ही खाना। तो जीवन बड़ा मुश्किलों भरा रहा है। तो धम्मी भी, अब तक तो ये चीज़ें तो मुझे समझ आई कि बचपन कैसा रहा, फिर कि क्या बड़ी ट्रेजेडी आपके साथ हो गई, फादर साहब नहीं रहे, वहाँ से चीज़ें टोटली चेंज हो गई। आप फिर जॉब भी करी, कॉलेज करा, कंपटीशन भी लड़ा, फिर वहाँ भी इंजरी हो गई दोबारा, फिर दोबारा एक ऐसी चीज़ हो गई जिसने टोटल नेगेटिव कर दिया। तो उसके बाद फिर आगे लाइफ में क्या हुआ? आपने, आज तो आप पलवल का सबसे बड़ा जिम चला रहे हो, बट उसके बाद जब आप कंपटीशन सब चीज़ नेगेटिव हो गई, फिर आपने नेक्स्ट क्या करा? उसके बाद फिर विजय हुड्डा भाई साहब हैं दयालपुर के, तो उन्होंने बताया कि धर्मवीर एक जिम है, तो वो मिल रहा है बहुत सस्ते रेट में, तेरे पास कुछ काम है नहीं, तो इंजरी हो गई है, तो अपना छोटा सा जिम लगा ले गांव के अंदर। तो उन्होंने मुझे 70-80 हज़ार रुपये में अरेंजमेंट करा के पैसे, तो 70-80 हज़ार मुझे बहुत सस्ती मशीन दिला दी उन्होंने, क्योंकि वो किसी के पैसे फंसे हुए थे, वो मशीन वहाँ से उठा के लेके आए थे। तो 70-80 हज़ार मेरे वहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर 10-20 हज़ार रुपये में लगा के 1 लाख 1.5 लाख रुपये में उस टाइम मैंने जिम स्टार्ट किया अपने गाँव के अंदर, सन 2008 के अंदर जिम खोला। फिर उसके बाद जिम भी ठीक रिस्पॉन्स आया, क्योंकि मैं मेहनत कराता था वहाँ पे, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक मैं मेहनत कराने लगा। उसके बाद क्या हुआ, मम्मी की हालत भी बहुत ज़्यादा वैसी होने लगी, और मुझे भी फिर मुझे लगा कि नहीं अब यहाँ तक। 2008 में मैंने जिम खोला, तो जिम का रिस्पॉन्स मुझे ठीक मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। तो मम्मी की दिमागी हालत फिर ठीक तो हो नहीं रही थी, दवाई दिला के लाया मैं, तो वही दवाई से क्या होता था कि अकड़ जाता था शरीर। तो डॉक्टर ने सबसे राय ली, तो उन्होंने बोला कि ये दे दो, ये दे दो, सब जगह लेके गया, आर्मी के हॉस्पिटल में दिखा लो, वहाँ पे भी दिखाया। दवाइयों का असर उतना हुआ कि सिर्फ सोना और अकड़ जाना शरीर, बस अगर है तो सीधी सीधी चलती रहेंगी, सीधी सीधी चलती रहेंगी, बस इतना था। तो उसके बाद जब कुछ नेगेटिव सा होने लगा, तो मेरे दोस्त थे, उन्होंने दोस्तों ने मुझे थोड़ा सा उस ट्रैक से भी थोड़ा सा हटाया। जब जिम का रिस्पॉन्स भी ठीक मिलने लगा, कहते कि मेरे मन में भी था थोड़ा बहुत, तो होता ही है कि हर किसी के अंदर, कि तेरे पिताजी के साथ गलत हुआ, तेरी बेइज्जती की, तुझे वहाँ बुलाया, तुझे नौकरी भी नहीं दी उसने, तेरे पिताजी का एक्सीडेंट भी कर दिया, तो नेगेटिव किया मुझे वहाँ पे भी।
तो मेरे अंदर नेगेटिव ख्याल ही आने लगे उस दौरान, नेगेटिविटी सोच बनने लगी। तो कुछ एक्सीडेंट ऐसे हुए, फिर उसके बाद मैं लाइफ में कुछ बहुत उससे कि कहते हैं कि किसी की कृपा रही, मैं बच गया वहाँ से। छोटे मोटे जो हादसे हुए उसके बाद मैं यहाँ से फिर अपना छोड़ के, फिर मुझे किसी ने राय दी आप ऐसा करो बीपीएड का कोर्स कर लो, जो फिजिकल टीचर का कोर्स होता है जी। तो मैं बताया कि आप वहाँ पर चले ग्वालियर के अंदर, हमारा राजू भाई साहब हैं, उन्होंने कि ग्वालियर के अंदर बीपीएड का कोर्स कर लो, आपको कोई कॉलेज वगैरह में डीपी वगैरह की नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा सा हो जाएगा। तो फिर मैं सब चीज़ों से नेगेटिव सब चीज़ों से हट के फिर मैं ग्वालियर के अंदर चला गया। तो वहाँ पे भी पैसे थे नहीं, तो कैसे गुजारा हो, तो मैं सप्लीमेंट लेता था भगत प्लेस से। तो कट्टे में उठा के सर पे लेके जाना और ग्वालियर भी सप्लीमेंट बेच के थोड़ा बहुत खर्चा चलाया। और ज़मीन हमारे पास तो ये समझो कि ना के बराबर है ही, 1.25 बीघे का तीसरा हिस्सा आता था मेरे हिस्से में, यानी एक क्यारी समझो उसको, एक क्यारी से बोलते हैं, इसमें बरसम बोप सकता है जी। उसमें कंपाइन। हमारे दोस्त थे मजाक उड़ाते, दम्मी के पास इतनी ज़मीन है ट्रैक्टर सीधा चला गया तो वापस बैक ही आएगा घूम नहीं सकता उसके अंदर। तो बल कंपाइन बढ़ानी पड़ेगी धम्मी के वाक़, तो मजाक जैसे मजाक में क्या करे तो हम भी हंसे करें इस चीज़ को सोच कर। तो वो क्या था, पैसे थे नहीं, एडमिशन के लिए भी ज़रूरत होती थी, पैसों की खर्चे भी थे। तो अपने चाचा को मैंने वो 2.5 लाख रुपए में दे दी थी उस दौरान में कि आप ऐसा करो अकेले ही कल, हाँ अकेला हो जाएगा तो मिल जाएंगी, वो एक क्यारी में कुछ होता ही नहीं है जी। तो इतनी ही ज़मीन थी मेरे पास, कुछ था ही नहीं। तो उससे पढ़ाई का खर्चा चलाया, थोड़ा सा सप्लीमेंट। 4 साल में ग्वालियर के अंदर रहा, बीपीएड की, फिर उसके बाद पीजी डिप्लोमा योगा किया मैंने 1 साल का, फिर उसके बाद मैंने मास्टर डिग्री की। मास्टर डिग्री का लास्ट में मुझसे छूट ही गया क्योंकि एग्ज़ाम डिले हो गए थे, लास्ट की जो सेमेस्टर था वो नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मैंने फिर अपने गांव में जिम पे ही थोड़ा ध्यान देने लगा। थोड़ा बहुत पैसा गांव की जिम से आता था, वो मेरे पास पहुंच जाता था, थोड़ा बहुत जो होता, चाचा का लड़का संभालता था अरविंद जी, वो संभालता था, वो थोड़ा बहुत पैसा पहुंचाता रहता था मेरे पास। तो गांव में बच्चे कितने आते थे, पैसे कितने देते गांव में, वो तो आपका चलो बहुत अलग, आज से 15 साल पहले के मैं अब में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। तो उस टाइम कितनी मंथली फीस रहती थी, मतलब अगर एक 400 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, वो जैसे को दे दे, 200-300 रुपये ही रहती थी मंथली फीस, कुछ ज़्यादा देता भी नहीं था। अब भी मोस्टली गांव में 500 रुपये ही होती है, 500-1000 रुपये, तो उस टाइम 200-300 रुपये होती थी गांव के अंदर जिम। तो बस खर्चा चल रहा था, खर्चा चलता था बस उस चीज़ से। तो फिर नौकरी की तलाश की मैंने बीपीएड के बाद मास्टर की। तो कॉलेजों में गया, सरपंच को लेके गया हरदीप को, तो कहीं बात बनी नहीं नौकरी की भी। तो मुझे किसी ने राय दी, धर्मी तू ऐसा कर, तू सप्लीमेंट की तो नॉलेज है ही, तो सप्लीमेंट की दुकान खोल ले। तो फिर मैंने उसके बाद सप्लीमेंट की दुकान खोली। हाँ, मैं एक चीज़ बताना बीच में भूल गया। उस दौरान फिर मैंने ना ओमेक्स के अंदर एक जिम, एक क्लब खुला था ओमेक्स जिम के अंदर जी। तो उसमें भी मैं नौकरी की थी 12,000 रुपये महीने में, कि मुझे लगा कि थोड़ा बहुत 12,000 रुपये यहाँ से आ जाएंगे, थोड़ा गाँव से पैसे आते रहेंगे, तो सा काम चल जाएगा। जब तक नौकरी नहीं मिल रही है तो यहाँ ओमेक्स में मैं नौकरी की थी जिम के अंदर मैंने। ठीक। तो फिर वहाँ से भी बात नहीं बनी, वहाँ से भी नौकरी चलेगी, फिर छोड़ दी मैंने, क्योंकि उनका टेंडर था किसी का, तो वहाँ से हट गया था उनका टेंडर। तो एकदम भी कुछ नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा कर नौकरी दुकान ही खोले सप्लीमेंट की। तो पैसे थे नहीं, किससे मांगूँ, घर वालों से बोला तो किसी ने दिया नहीं, कोई बस दे कहाँ से, कोई भी हो, अगर मैं आपसे मांगूँ पैसे दे दो मुझे 3-4 लाख रुपए, तो आप दोगे कहाँ से, कि चुकाएगा कैसे ये। सही बात है। तो फिर एक हमारे गांव के हैं, मोटे मोटे बोलते हैं उनको, तो उन्होंने मुझे 4 लाख रुपए ब्याज पे दिए थे उस दौरान। तो मैंने ब्याज पे लेके काम स्टार्ट करके दुकान खोली थी ओमेक्स सिटी के सामने। तो पलवल के अंदर क्या था कि मार्जिन बहुत ज़्यादा लेते थे सप्लीमेंट के अंदर जी। तो मैंने 50-50 रुपये रख के 100 रुपये रख के मार्जिन देना स्टार्ट कर दिया सप्लीमेंट, ज़्यादा मार्जिन नहीं, जिससे लोग मुझसे लेने लगे जान। और ये तो लोग कहते हैं कि दम्भी ऐसा देता है, डुप्लीकेट देता है, फलाना ढिकाना। तो लोगों की सोच थी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सस्ता देंगे ना, रेट 50-100 रुपये बचा के देंगे, तो लोगों का कहना ये है कि हाँ नकली दिया होगा। जी, नकली दिया होगा, होता है। पर मैंने इस पर एक वीडियो डाली थी मैंने कि कोई डुप्लीकेट साबित कर दे, मैं 10,000 रुपये दूंगा आपको, कोई साबित तो कर जाए मैं जो चीज़ दे रहा हूँ ये डुप्लीकेट है। जी। तो उसका भी मैं प्रूफ दिया था। तो एक कृपा भगवान की ऐसी रही, मुझ पर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस होने लगी, नाम इतना होने लगा, सप्लीमेंट का सेल अच्छी होने लगी, क्योंकि स्पोर्ट्स में सर्कल मेरा अच्छा था, ग्वालियर भी सप्लीमेंट भेजना, कभी कहीं भेजना। तो एक मैं दुकानों पर होलसेल देने लगा सप्लीमेंट धीरे धीरे, 50-50, 25-25 रुपये रख के। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर हमने एक जिम का विचार बनाया था, मेरे चाचा लड़का था बिशन जो गुजर चुके हैं, और एक दा भूरा
गांव का ही था। तीनों ने पार्टनरशिप करके जिम खोलने का विचार बनाया यहाँ पे, जो आज हरियाणा स्कूल के पास बेसमेंट में है। 2017 में जिम खोला था मैंने ये। 2017 में एक्स गेम आपने फाइनली, जब नाम एक्स गेम ही था इसका? हाँ हाँ, एक्स गेम के नाम से मैं 2016 में दुकान खोली थी। अच्छा, तो उसी एक्स गेम के नाम से जिम स्टार्ट किया था। ठीक है, 2017 में। 2017 में जिम खोला था जनवरी में। ठीक है। तो बजट में ऐसा ही था कि पार्टनरशिप में मेरा 37% शेयर था, चाचा के लड़के का था लगभग 48-49%, बूरा का 10-11% शेयर था उसमें। तो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। कहते हैं ना कि जब 3 जने ऑनर थे, तो जो रिसेप्शन पे लड़की बैठती थी, जैसे आप आए तो आप पैसे ले गए, मैं आया मैं ले गया, और कोई आया तो वो ले गया। तीनों पार्टनर ऐसे ही पैसे ले जाकर हम जेब में रखने लगे। तो लास्ट में जब किराया देने की बात आए तो मुझसे कहते थे, हम भी तूने बर्बाद करवा दी जिम खुलवा के, हम ना तेने फंसवाए जिम के चक्कर में, इतना प्रॉफिट नहीं है जिम में, तेने फंसवा दिए। तो रोज़ हमेशा ये 2-3 महीने ये कलेश रहा। तो मैंने कहा या तो ऐसा करो भाई, क्यों आपसी भाईचारे ख़राब करो, लड़ाई हो इस चीज़ से, अच्छा तुम या तो तुम ले लो जिम को या फिर मुझे दे दो जी। तो उन्होंने कहा भाई हम तो ले नहीं रहे। तो फिर उन्होंने मुझे जिम दिया, और मुझे टाइम दिया गया 4 महीने का पैसे देने का, और उसमें भी ब्याज का, कि धम्मी तो जिम से इनकम करेगा तो ब्याज समेत तुझे पैसे देने इनके। तो मैंने 21 लाख रुपए का अरेंजमेंट इनको करके दिया था उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे 2017 में ही। 2017 में ये पार्टनरशिप चली ही उतने टाइम पे? हाँ, नहीं 1 साल मुश्किल से चली होगी हमारी पार्टनरशिप। हाँ, 1 साल भी नहीं पकड़ पाई, तो दिक्कत होने लगी, क्योंकि मशीन वाले के पैसे थे 3.5 लाख रुपये उधार थे, उनके भी देने थे। तो शीशे वाले के पैसे थे, उनके भी देने थे। तो उनको भी मैंने करके कि भैया ऐसा करो, आपके पैसे वो नहीं दे तो 20-20 हज़ार करके मुझे हर महीने लेते रहो जी। तो मैं वहाँ से हर महीने उनको 20-20 हज़ार रुपये देता रहा। तो उनकी नज़र में मेरी छवि भी वो अच्छी बन गई कि धर्मवीर कभी पैसे के, जब मरे हुए पैसे उसने दे दिए, तो मैंने कभी भी उनसे काम के लिए कहा, कभी आज तक उन्होंने मना नहीं किया। ये बाबू राम पूजा क्लास वाला है, इन्होंने जी बहुत कोऑपरेट किया मुझे जी। और कुलदीप भाई हैं, उनसे मशीन ली थी, तो उनको 3.5 लाख रुपये मैंने ऐसे ही चुकाए थे। उनके भी पार्टनरशिप टूट गई थी तो फिर आपने धीरे धीरे उनके भी चुकाए? उनके भी चुकाए मैंने, किसी का रखा नहीं में कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी मन में ये ना जाए कि गलत चीज़ हो। और जो 4 महीने का टाइम मिला आपको, फिर 20 लाख और भी देने थे जो 2 पार्टनर? हाँ, पार्टनर थे, उनको पैसे दिए मैंने, किसी पे ब्याज पे लिए पैसे, 6 लाख रुपए किसी से ब्याज पे लिए, थोड़ा बहुत अपना किया। फिर एक हमारा गैत है गांव के अंदर ही, गैत बोलते हैं, गैत तुम पता यहाँ समझिए, प्लॉट समझो छोटा सा। तो वो मैंने 4.5 लाख रुपए में दिया था, मैंने वहाँ से पैसे इनको पट जाएंगे। तो वो भी मैंने सेल किया था इसी कि निबट जाए, क्योंकि उनकी कुछ शर्त ऐसी थी, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर 4 महीने के अंदर पैसे नहीं दे पाए तो जिम आपको छोड़ना पड़ेगा, और अठन्नी भी नहीं देंगे आपको वापस हम। सब कुछ खत्म, जो आपका भी? हाँ, आपका भी शेयर है वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, बड़ी मिन्नत के बाद भी मैंने खुद फिर उसका जो मेरे गाँव वाला जिम था, तो फिर 5 लाख रुपए में चाचा लड़के बेसन को ही दिया मैंने, तो ऐसे 5 लाख रुपए तो ये पट गए तेरे, 5 लाख रुपए, क्योंकि मैंने मशीन उसमें और बढ़ाई थी, जो सप्लीमेंट्स मेरी इनकम होने लगी जी। तो फिर 5 लाख रुपए में जिम दे दिया था गाँव वाला भी। तो ऐसे करके मैंने फिर वो उनके पैसे पटाए थे। तो अगर अब तक की मैं आपकी कहा स्टोरी देखूँ, ये लाइफ की जर्नी देखूँ, तो सही बात है कि लोगों को आज ये लगता है कि आज इतना सब कुछ है। बचपन के बाद चीज़ें कैसे हुई भाई, सप्लीमेंट के लिए भी नौकरी करी, वहाँ पे भी जान जाते जाते भी है ना हो गई। फिर फादर साहब का इंसिडेंट हुआ, फिर चीज़ें ठीक हुई तो फिर फ्रेंड्स ने नेगेटिव कर दिया, फिर वापस आए, जैसे तैसे अपना ये स्टार्ट करा जिम भी सप्लीमेंट के काम के बाद, तो फिर एक और बड़ा हादसा। कहीं ना कहीं फिर जो आप ये लाइन कहते हो भाई मेरी ज़िंदगी सच में स्ट्रगल भरी रही, तो है क्योंकि चैलेंजेस बहुत आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए। तो उसके बाद फिर अब जिम का ठीक रिस्पॉन्स आने लगा, तो फिर उसके बाद मैंने एक जिम खोला बड़ा वाला, ये पलवल के अंदर। जब से ये आपके अंडर ये वाली जिम आई? हाँ हाँ हाँ। उसके बाद क्या बिजनेस मैंने बैंक से लोन लिया, क्योंकि सप्लीमेंट का बिजनेस में ठीक चलने लगा, क्योंकि बैंक हमेशा जिम को नेगेटिव प्रोफाइल में गिनता है। अच्छा। हाँ, तो कभी भी देखना बैंक वाला कभी लोन नहीं देते जिम के नाम से कभी भी, क्योंकि जिम को समझते हैं कि गुंडागर्दी वाला माहौल है, कि पैसे नहीं देंगे जिम वाले, इनसे वसूली कैसे करेंगे। अच्छा। हाँ, तो मैंने बिजनेस लोन पे जब तो मल्टी फंडिंग कराई थी मैंने, कहते 10-10 लाख रुपए के 5 बैंकों से अलग अलग लोन कराए थे। तो 50 लाख का लोन लिया था जिम के लिए मैंने, जब ये पलवल का सबसे बड़ा जिम अब आपने स्टार्ट करा जी। तो इसमें भी बहुत सारे चैलेंज आए। उस दौरान कोरोना लॉकडाउन हो गया, तो कोरोना के चक्कर में फिर जिम का प्रोसेस हमारा बहुत लेट चला गया, कि बैंक जब भी लोन करेंगे जब कोरोना ख़त्म हो,
बिल्कुल सब रुक गए थे उस वक्त सब तो। रुक गए थे उस सारी दौरान। चीजें ही स्टॉप हो गई थी। अच्छा, तो लोन करा के ये बड़ा जिम स्टार्ट करा और कुछ फिर पैसे अपना सप्लीमेंट का जो था वो लगाया, बाकी भी कोरोना आ गया। कोरोना आ गया जिसके बाद नहीं, कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ था मेरा जिम तो। अच्छा, हाँ, कोरोना के दौरान ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, दिक्कत आई थी। क्योंकि जिम का काम स्टार्ट हो गया था, काम हो चुका था। अब बैंकों से पैसे की जरूरत पड़े तो पैसे इतने कहाँ से आए? जी, तो बैंक तो जब भी लोन करेंगे ना जब थोड़ा सा सब ठीक चीज़ें ठीक हो नॉर्मल हो जाएगी। तो धम्मी भाई एक और चीज़ बताओ, जब बड़ा जिम आपने सेटअप कर लिया तो आसपास के लोगों का क्या एक फीडबैक था या क्या लोगों ने आपसे कहा जिम को लेकर के? लोग कहते हैं कि धम्मी भाई बर्बाद होगा जिम के चक्कर में, क्योंकि पलवल के अंदर 1.5 लाख रुपए रेंट दिया था मैंने, क्योंकि इतना कोई रेंट था नहीं पलवल के अंदर उस दौरान, कोई बिल्डिंग थी नहीं इतनी महंगी। जी, तो मेरी इच्छा थी कि मुझे सबसे बड़ा जिम बनाना है, मुझे चाहे इनकम ना हो पर मुझे सबसे बड़ा जिम खोलना है। तो पॉजिटिवनेस थी मेरे अंदर कि मुझे खोलना है, चाहे मुझे किराया निकलता रहे, मुझसे मतलब नहीं है, मुझे अपना बेस्ट करना है। क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा रही, हद तक ज़्यादा रही कि जो भी काम करा मैंने ये नहीं देखा कि उस पर लॉस होगा। मैंने अपना बेस्ट करना है, और जब बेस्ट होगा, मेरे अंदर ये सोच थी कि बेस्ट होगा तो लोग तो आएंगे ही, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिवनेस होती है। तो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए जिम के अंदर। 15,000 रुपये फीस रखी थी उस दौरान, तो 15,000 रुपये पलवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। तो 3-4 महीने 5 महीने के अंदर भी मुझे मतलब 200-250 मेंबर समथिंग आए होंगे। तो किराया निकालना इसमें भारी हो गया, कहते किराया निकालना भारी पनसा हो गया था। किराया निकले, बिजली के बिल निकले। तो उसमें भी 6 चैलेंजेस आए। मैंने 5-5 करके 3 किस्त बना दी, मतलब कि कस्टमर इंस्टॉलमेंट में आपने कर दिया, इंस्टॉलमेंट में दे दो, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हाँ हो। दे सकते हो, उस पर लोड नहीं पड़े, कोई नौकरी पेशे वाला है, कोई वो है। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा सिरदर्दी बन गई, क्योंकि बार बार किसी से कहना कि पैसे के लिए, भाई पैसे दे दो, अब आपकी मजबूरी हो, आपके पास पैसे नहीं हो, मैं बोलूँगा तो आपके मन में आएगा यार धर्मवीर ने परेशान कर दिया पैसे के लिए, दे देंगे भाई, कहीं भगत तो रहे हैं। ये कहावत होती है सबके अंदर ही। हाँ जी, हाँ, ये हाँ ठीक। तो उसके बाद फिर मैंने कि इसको ख़त्म करो, 12,000 रुपये साल कर दिया। मेरे की फिर मेंबरों के अंदर लगा कि 1,000 रुपये महीने की एवरेज पड़ रही है। तो वो हर किसी के अंदर सोच आती है कि 1,000 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीने में सोचते हैं अलग कि और जिम भी 1,000 रुपये फीस ले रहे हैं। तो उसके बाद फिर बच्चे आने स्टार्ट हुए थे जिम के अंदर, क्योंकि मलिक जिम उस दौरान बंद हुआ था और उसके बच्चे आए थे, 30-40 बच्चे उसके आ गए थे मेरे दौरान। तब फिर थोड़ा चीज़ें ठीक हुई, चीज़ें फिर ठीक होनी स्टार्ट हुई। तो धम्मी भाई अब तक तो चीज़ें मुझे समझ आई और ऑडियंस भी इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएगी। जो मैंने पहले स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या इतना आसानी से सब स्टार्ट होगा कि ज़मीन बेची और इतना बड़ा एम्पायर आपने क्रिएट कर दिया, तो काफ़ी अच्छे से आपने सारी चीज़ें बता दी और लोग अब पहली बार ये जान पाएंगे कि स्टोरी क्या रही यहाँ तक की, स्टोरी क्या रही, राइट। और पहली बार ही आपने बताई है किसी को, बहुत सारी चीज़ तो फैमिली में ही नहीं बताई। हाँ, फैमिली में नहीं बताई बहुत सारी चीज़ें जी, सिर्फ मेरी मिसेज को पता था। अच्छा, क्योंकि उनको बताया था मैंने ये सब चीज़ें, तो उन्होंने फिर मेरा साथ निभाया था हमेशा। ओके, तभी मुझे एग्री हुई थी हर चीज़ के लिए, कि उनको मुझे लगी कि यार ये बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ कष्ट सहा है। तो अपनी मम्मी पापा से बोल के, फैमिली से बोल के, तो हमारी फिर शादी के लिए बात हुई थी यहाँ से। ये तो जब हमारा डिस्कशन हो रहा था, हाँ, और मैं भाई से डिस्कस कर रहा था जब हमारे डिस्कशन के बाद कि धम्मी भाई की जो ये लव स्टोरी है ना, ये भी फिल्मी है एकदम, फिल्मी है एकदम, पूरी प्रॉपर फिल्मी है। तो ये सच में फिल्मी है और वो अच्छी बात है कि भाभी ने साथ दिया आपका। साथ दिया बिल्कुल। कोई एक पॉजिटिव चीज़ लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, तो आपकी सक्सेस में उनका भी एक हाथ है। ये कि मैं बिल्कुल ये सोच सकता हूँ कि जब से वो मेरी लाइफ में आई तब से ही इतना सब कुछ मेरे साथ स्टार्ट हुआ था। तब सिर्फ दुकान थी मेरी ओमेस्टिक सामने, जिम भी उसके बाद ही खुला, सब कुछ एक पॉजिटिवनेस होने लगी, होता चला गया। हाँ, ऐसा होता किसी के साथ किसी का लक जुड़ जाता है। लक जुड़ जाता है। हाँ, उनका तो हमारी मिसेज का लक है आपके पास। लेडी लक है मेरे पास, ये कह सकते हैं। ये कह सकते हैं। नहीं बिल्कुल, आपकी जब हमने स्टोरी भी सुनी थी तो काफ़ी अच्छा लगा। और सही है, लाइफ में कुछ अच्छा होना फिर ऊपर वाला सब देखता है कि भाई इसने बहुत कष्ट देख लिया, बहुत कष्ट देख लिए, अब थोड़ा कुछ अच्छा इसकी ज़िंदगी में भी होना चाहिए। तो अब चलो ये सब चीज़ से अलग हटके एक नई एक चीज़ को मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ऑफलाइन पे तो सभी को पता है कि आपका काम बहुत बढ़िया है ना। पलवल की बात करो, इवन हरियाणा में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है आपकी। सोशल मीडिया आज की डेट में एक ऐसी चीज़ है, आप ये देखो कि रोहित खत्री को सब जानते हैं, यूट्यूब से स्टार्ट करता उसने भी, और आज दिल्ली में इतना बड़ा जिम उसका आरके फिटनेस के नाम से है। रजत दलाल एथलीट रहे, काफ़ी मेडल लेकर आए, लेकिन वो भी फेमस हुए किससे? सोशल मीडिया से। तो आपका इस चीज़ पे क्या कहना कि सोशल मीडिया कितनी इंपॉर्टेंट है और आप
भी जल्दी कुछ प्लान करोगे सोशल मीडिया के लिए, तो इस पे कुछ आपका क्या कहना है? सोशल मीडिया बहुत किसी भी को भी नीचे से उठा के ऊपर ला सकती है। आप देख रहे होंगे डॉली चाय वाला, जी चाय बेचने वाला, आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया सोशल मीडिया के पावर। जी हाँ बिल्कुल। अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग हैं जो इतना नहीं कर पा रहे हैं। जी फिर सोशल मीडिया की जो बड़ा पाव बेचने वाली लड़की है, बिग बॉस तक पहुँच गई वो। जी तो वो सोशल मीडिया की जो पावर है वो सबसे ऊपर है। लोगों की जो इसके पास सहानुभूति जग जाए तो ऑटोमेटिक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा फ़र्क रहता है इस चीज़ में। जी अब जिन्होंने स्टार्ट किया, मेरे अंदर थोड़ी हेजिटेशन रही कैमरे के सामने बोलना, जैसे आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, जी तो मेरे अंदर बहुत वो रही कि मैं अपनी लाइफ के बारे में आपको डिस्कशन करना है, जी तो एक हेजिटेशन होती है, तो वो ख़त्म होनी चाहिए और बोलना चाहिए। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है, आपके काम को, बिजनेस को 10 से 100 गुना तक बड़ा इंक्रीज कर सकता है सब सोशल मीडिया। सप्लीमेंट के आप प्रमोशन डालोगे, ऐड डालोगे, कोई भी अपना बिजनेस है, सप्लीमेंट हो या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, कपड़ों से लेकर हर चीज़ का आजकल सोशल मीडिया बहुत इफेक्ट है। बहुत से लोग तो घर बैठे, जिनकी कुछ भी नहीं है, वो घर बैठे ही सोशल मीडिया से सब कुछ अटेंड कर रहे हैं अपना ऑनलाइन डिलीवरी का। बिल्कुल, ये तो 2-3 एग्जांपल जो आपने दिए बिल्कुल सही थे कि डोली वाला वो तो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब हाँ। आज उस पर मीम भी बन रहे हैं। हाँ, मीम बन रहे हैं, है ना कि भाई लो थू है तुम्हारी डिग्री पे दिए। हाँ, बिल गेट्स भी आ गया, सब चीज़ें हो गई। सब चीज़ हो गई। और पर्सनैलिटी वाइज डोली इतना कोई वाव फैक्टर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत ही है। सोशल मीडिया की ताकत है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और ये सवाल है, जैसे रजत दलाल की बात हो रही थी, तो बहुत सारे लोग ना आज एक ऐसा भैया ट्रेंड चल चुका है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और जिससे फॉलोअर इंक्रीज हो कि धमकी देते हैं भाई तू यहाँ पे आ जा देख लेंगे। तो इस एक चीज़ से यूथ पे एक बहुत ही नेगेटिव असर जा रहा है ना। तो जो पॉजिटिव चीज़ भी, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने अभी बताया सोशल मीडिया का, तो आप इस चीज़ को क्या कहना चाहोगे कि ये चीज़ें करनी चाहिए फेमस होने के लिए? बस ये उनका प्री प्लान होता है। मैं ये चीज़ कह सकता हूँ जी कि आपस में करके कि हमें ऐसा बोलना है, सोशल मीडिया पे ऐसा बोलना है, एक दूसरे को गाली देनी है, जातिवाद को भड़काना है कि जाट है, ये गुजर है, ये वो है, तो जातिवाद को भड़का के उस चीज़ को, तो यूथ को तो इस चीज़ को समझ में नहीं आता, वो इस चीज़ को सच में रियल ले लेते हैं। हाँ भाई इनकी लड़ाई हो रही है आपस में, पर उनकी मिलीभगत होती है, ऐसा नहीं है कि उनको अपने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने होते हैं जी। उनको पता है कि कैसे बढ़ेंगे, कि लोगों को स्वाद आना चाहिए, मज़ा, जिस चीज़ में मज़ा आएगा वो चीज़ देखेंगे। अब आप भी देखो, कोई भी चीज़ है, अच्छी कंटेंट्स होते हैं, अच्छी जो वीडियो होती है वो कम होती है वायरल जी, और जिसमें गाली हो, वैसी भड़क चीज़ें हो, बहुत ज़्यादा वो जल्दी वायरल होती है, क्योंकि उस लोग जल्दी पकड़ते हैं उस चीज़ को। जी सही बात। तो यही चीज़ है कि यूथ ना इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है कि भाई ये, हाँ, फिर वो उनको पता नहीं होता ना इस चीज़ के बारे में कि वो अपनी कास्ट के ऊपर ले लेते हैं चीज़ को कि भाई मेरी जाति के बारे में उसने ऐसा बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो उनको ये नहीं पता, यूथ को तो WWE को रियल समझती है वो भी प्री प्लान गेम में तो होता है ऐसे ही। ये आपने बहुत सही कहा, सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज भी बच्चे उसे रियल समझते हैं, रियल फाइट हो रही है, रियल फाइट है, पर वो प्री प्लान होती है। जी जी जी, आप देखो वो एक प्रकार से शूटिंग समझो इसको, वो शूटिंग है। हाँ, अब हम गौर से देखते हैं तो हमें दिखता है कि भाई इन्होंने बस ये रोल प्ले करा है, रोल प्ले किया है जी। तो वही चीज़ है सोशल मीडिया, और कुछ नहीं है। उनको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं अपने, और लोगों को तड़का चाहिए, लोगों को उल्टा सीधा चाहिए बस। फिर अंत में वही राजीनामा होके बात खत्म हो जाती है, उनको तय होता पहले से ही जी। तो यूथ को ये समझना चाहिए कि भाई जो चीज़ सोशल मीडिया पर हो रही है उसको अपना रियल नहीं है। हाँ, रियल नहीं है, अपने पर्सनल लाइफ में ना डालें कि वो जातिवाद को लेकर ना बनाए। बस ये तो बड़ा मुद्दा है कि एक छोटी सी चीज़ कुछ भी चिंगारी पैदा कर देती। भैया एक बात और है, जैसे एक डायलॉग है कि लड़ाई उनकी नहीं होती जिनको अच्छे से करनी आती है, वही लोग समझदार हैं। तो आप इस चीज़ को कितना मानते हैं? आज आप एक सक्सेसफुल हैं, इतना सब आपने देख लिया लाइफ में, बॉडी भी अच्छी है, चाहो तो किसी को भी 2 थप्पड़ मार के गिरा सकते हो। तो ये चीज़ क्या है? और एक चीज़ इससे जुड़ी और है कि टीनेज में बहुत गुस्सा आता है, और जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो आपको पता आप में ताकत है, तो ऐसे में आदमी को गुस्सा कंट्रोल करने के लिए क्या उसे करना चाहिए और आप क्या करते हो इसमें? एक तो मेरी सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि आप कभी भी देखोगे जिसके अंदर जितनी ज़्यादा ताकत होगी ना, उसको गुस्सा नहीं आएगा कभी भी। ओके, कभी भी देख लेना, कोई पहलवान होते हैं, आप कभी भी देखना जो बड़े एथलीट होते हैं बहुत ही विनम्र होते हैं, कहते हैं विनम्र जी, क्योंकि वो शांत होते हैं बिल्कुल हर चीज़ में। पावर उनमें जो गुस्सा किसका आता है, जो कमज़ोर होगा, जो उसके अंदर सबसे चिड़चिड़ापन होगा, वो उसी को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ में जी। कभी भी देखना उसका नेचर उतना ही सॉफ्ट मिलेगा। किसी भी बड़े को देख लेना, कि बड़े एथलीट को देखना, बहुत से लोग देखते होंगे, ये तो आप जो भी ऑडियंस सुन रही है वो कभी नोटिस करना इस चीज़ को कि कभी गुस्सा पावरफुल को नहीं आता,
कमज़ोर को ही हमेशा गुस्सा आता है। बिल्कुल। मेरे भी जितने दोस्त हैं, बॉडी बिल्डर, अच्छी बॉडी है, जैसे आप भी हो, हम आपको बहुत नज़दीक से जानते हैं, हमने कभी नेगेटिव नहीं सुना आपके बारे में। जिससे भी सुना है यही सुना कि भैया नेचर के अच्छे हैं, है ना, किसी से आज तक गुस्से में बात नहीं करी। तो ये है, जितने भी साइज़ में अगर आदमी कोई बड़ा भी है वो उतना ही बेबी की तरह सॉफ्ट हार्ट है, और बिहेव भी अच्छा ही करते हैं, क्योंकि उसे पता है उसमें ताकत है और वो शांत हो चुके हैं। और ये बात आपने अच्छी कही कि वही चिड़चिड़ा जो कमज़ोर है वही ज़्यादा गुस्सा हाँ, दिखाता वो इसी को गुस्सा सब ज़्यादा आता है। अच्छा, इस चीज़ का आंसर और दो आप, ये तो हो गया, ठीक है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जब बहुत गुस्सा आ जाता है कि एक सेकंड में क्या से क्या हो जाए, उस मोमेंट में आप गुस्से को शांत करने के लिए क्या करते हो? मेरा सबसे बड़ा मामला है, जैसे मैं ड्राइव करता हूँ, मोस्टली जब ड्राइव करता हूँ तो आरजे कार्तिक को सबसे ज़्यादा सुनता हूँ मैं। ओके। और ओशो रजनीश को हमेशा गाड़ी से कनेक्ट मेरे हमेशा वही रहते हैं। तो जैसे आरजे कार्तिक की मोटिवेशन स्पीच आती है तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं कभी भी देखता हूँ तो पॉजिटिवनेस की उसकी इतनी बातें होती हैं, जैसे उसमें भी कहा गया अगर गुस्सा आए बहुत ज़्यादा तो कुछ पल के लिए सोच लेना कि 100 तक की गिनती गिन लेना, तो उसकी बहुत बहुत इफेक्ट रहता है उस चीज़ का। क्योंकि देखो, आप कभी नोटिस कर दोगे, अब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप किसी को अपने घर में, फैमिली में किसी को भी उल्टा सीधा बोलते, तो बाद में आपको रियलाइज़ होता है कुछ देर बाद ही कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो थोड़ी देर बाद क्यों आता रियलाइज़ होता है, वो इसीलिए होता है कि थोड़ी देर उस पल शांत हो जाओ बस। और जिसने आपसे उल्टा भी बोला है तो वो थोड़ी देर बाद अपना उसको खुद ही सॉरी फील करेगा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो सबसे बड़ा ये मैसेज है कि यूथ को अगर गुस्सा आए तो थोड़ा सा इग्नोर करो, बस थोड़ा शांत रहो, कुछ नहीं है। क्योंकि एक सेकंड में एक सेकंड में कुछ से कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। और ये ना टीनेजर्स के साथ ही दिक्कत है, क्योंकि उस उम्र में जोश है उस टाइम कुछ हमने देखा नहीं है लाइफ में इतना। क्या है कि मैंने तो बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, तो मैं समझता हूँ हर चीज़ को, बुरे से बुरे दिन देखे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता हूँ हर चीज़ को, हर मेंबर को भी। जिम में जो मेंबर भी आते हैं उनसे भी बहुत कोऑपरेट करता हूँ कि कोई बोलता है कि दम भी पैसे की दिक्कत है, थोड़ा कम है, मेरे को बाद में दे देना। और जो बहुत से मैं अब भी ये बोल रहा हूँ, जिसके पास पैसे नहीं है, जो जिम करने की इच्छुक हो, जिससे लगता है कि तो मेरा पुराना जिम हरिन स्कूल के पास है और किटवाड़ी चौक पे है, तो ऐसे बहुत से मेंबर जिनके पैसे नहीं है तो वो भी जिम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने देखा है चीज़ें। वो कैसे की, क्योंकि मुझे खुद पता रहता था, मैं अपने बहुत वैसी बात है, तो जिम करने का शौक पड़ गया तो पैसे देने के लिए होते नहीं थे, तो मुझे पता था जिम का ओनर है देव था उस टाइम, कि वो आएगा 5:30, 6:30, 7 बजे तक उठ के। तो मैं 4 बजे जाके और जिम करके, तो उससे पहले आए तो उसको पता नहीं चलता था मैं कितने महीने फ्री जिम कर गया। अच्छा। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी है अपनी लाइफ में, तो मुझे पता है कि ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है और जिम करने की इच्छा रहती है। तो ऐसे बच्चे आपके जिम पे आके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे बोल सकते हैं कि भाई अभी है नहीं, दिक्कत है। जो फैमिली से बिल्कुल वीक है तो उनसे कोई वो नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपने फेस करी है लाइफ में। जी 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 जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जानते हो, आप सपोर्ट कर रहे हो उन बच्चों को। चलो, ये भी एक अच्छी टिप आपने दी कि गिनती गिन लो, और यूथ को तो खासकर ये चीज़ें माननी चाहिए, क्योंकि तभी ज़्यादा दिक्कत आती है। माँ बाप से लड़ाई, दोस्तों से लड़ाई, एक लड़ाई से ऐसी भी नौबत आ गई, जेल तक की नौबत आ गई। तो गुस्से से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। अब कुछ जिम रिलेटेड बात और कर लेते हैं, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो। तो आपको जमी भैया इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में, आपको फिटनेस इंडस्ट्री का भी क्या ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं, आपको क्या एक स्कोप दिखता है? और दूसरा इसी से जुड़ा ये है कि पलवल में आप क्या एक जिम की लाइन में या फिटनेस की लाइन में क्या आप यूथ के अंदर एक ट्रेंड देख रहे हो, और क्या स्कोप दिखता है आपको? फिटनेस इंडस्ट्रीज आप देखो पूरा ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़ी है जी। कोरोना के बाद से सबसे ज़्यादा लोग एक्टिव हुए हैं, उनको पता है कि स्वास्थ्य ज़रूरी है। तो और मैंने भी फिर भी देखा, मैं सब जगह जाता रहता हूँ, तो हमारा जो एरिया है ना, पलवल फरीदाबाद का जो एरिया है, गुड़गांव एनसीआर का जो एरिया है, यहाँ पे लोग सब ज़्यादा जिम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव है अपने स्वास्थ्य के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई है। तो आज जो बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज है वो फिटनेस की सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज है, चाहे आप सप्लीमेंट से रिलेटेड हो, क्योंकि आप न्यूट्रिशन डाइट की पूर्ति वैसे नहीं हो पाती जो नॉर्मल प्रोटीन वगैरह से। लोगों के मन में होती है प्रोटीन से दिक्कत होती है, अगर प्रोटीन ओरिजिनल होगा तो कभी दिक्कत नहीं हो सकती। प्रोटीन तो अच्छी एक डाइट ही समझो उसको ना, जो खाने से निचोड़ है वो ही समझो उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में। जो हम ये कह सकते हैं कि बहुत से पेरेंट्स को ये लगता है कि ये डिब्बा खा रहा है, सप्लीमेंट है, पर वो सप्लीमेंट नहीं, प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है वो आपकी। क्योंकि इतना ना तो अच्छा खान पान रहा आजकल, सब चीज़ में यूरिया है टोटल, ना नेचुरल वो चीज़ें हैं, ना कोई इतना दूध पीता है, वो पहले जैसा खान पान तो रहा नहीं है जी। तो सप्लीमेंट का सहारा है, थोड़ा लेते हैं, पर उसमें इतना नहीं होना चाहिए। सप्लीमेंट लो, प्रोटीन तक सीमित रहो, और एक्सरसाइज करते हैं उसमें BCAA ऐड कर सकते हो आप।
अब पलवल में आपने बताया कि हरियाणा अगर एनसीआर की बात करो तो अपने यहाँ का बच्चा सबसे ज़्यादा बहुत active है। जिम हाँ जिम करने में एक्टिव है जी, सबसे ज़्यादा। ठीक ठीक ठीक। तो एक और चीज़ इसमें बताओ आप, जैसे कि आप खुद एक जिम ओनर हो, तो एज अ बिजनेस मेरा एक क्वेश्चन है बिजनेस के नज़रिए से कि कोई अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है जिम का ही, तो कितने में स्टार्ट हो जाएगा और क्या ये प्रॉफिटेबल रहेगा उसके लिए, मतलब कमा लेगा वो ठीक ठाक इसमें? मैंने खुद ने किया है तो मैं बता सकता हूँ। जैसे मैंने किटवाड़ी चौक पे जिम खोला भी, तो वहाँ 500 रुपये महीने फीस कर रखी है। अच्छा, तो एक मिनिमम बजट में थोड़ी इंडियन मशीन लगा के मिनिमम बजट में भी ठीक अर्निंग हो जाती है। ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल छोटी जगह पे गांव में भी अपना जिम स्टार्ट करना चाह रहे हो तो 5 लाख रुपए से आपका जिम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, आपको लगा आप जिम की है तो नौकरी कोई नहीं मिल रही है, तो आप छोटा सा एक जिम भी स्टार्ट कर सकते हो एक लघु उद्योग के तौर पर गाँव के अंदर भी। और कितना महीने का हम अंदाजा मान के चलने की? 30-40 हज़ार रुपये महीने का नॉर्मल आपको मिल जाएगा। नॉर्मल है ये तो। अच्छा रिटर्न है अगर आप एक 5 लाख रुपये लगा के भी हाँ कर सकते हो तो 30-40 हज़ार रुपये का नॉर्मल मिल जाता है गाँव से भी। और ये चल रहा हो तो हम देखते हैं गांव में छोटे छोटे जिम बहुत है, तो इसको भी एज अ बिजनेस कोई अगर चाह रहा है तो कर सकता है, स्कोप काफ़ी अच्छा है। तो इसी से जुड़ा ना एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी कि रिसेंट में जैसे गौरव गौतम जी हैं जो अभी हरियाणा के खेल मंत्री भी हैं, तो आप एक चीज़ उनसे क्या ऐसा चेंज चाहते हो पलवल में भी कुछ ऐसा हो कि यहाँ के बच्चे, क्योंकि यहाँ के बच्चों में बहुत देखो टैलेंट तो बहुत है, अब जैसा आपने बताया कि सबसे ज़्यादा एक्टिव ही हमारे यहाँ के हैं, तो वो लोग भी बच्चे हमारे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऐसा क्या यहाँ पे चेंजेस आप चाहोगे खेल मंत्री से रिक्वेस्ट करना कि भाई वो कराएं? मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं वेट लिफ्टिंग करता था तो उस टाइम क्या था, इतना बड़ा ग्रुप था वेट लिफ्टिंग का जो हमसे भी पहले थे, तो एक ट्रेन का डब्बा फुल होकर जाता था पलवल वाले बच्चों से वेट लिफ्टिंग का। ओके। तो हमेशा ट्रॉफी आती थी जो पलवल के ही लेके आते थे यूनिवर्सिटी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल देते थे पलवल के ही। अब उसके बाद क्या हुआ, ना तो वहाँ पे कोई कोच रहा पीएचडी कॉलेज के अंदर, ना कोई सिखाने वाला रहा, ना कुछ करने वाला रहा। जब करने वाला कोई होगा नहीं तो ऑटोमेटिक वो चीज़ हटती चली जाएंगी जी। अब आप कहीं भी देखो तो हमारे जो पलवल है यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई ऐसी ना तो कोई वेट लिफ्टिंग का है, कोई बॉक्सिंग का चला रखा है, प्रियंका बहंडे के सिस्टर ने हमारी चला रखा है, उन्होंने अच्छा कर रखा है। सिर्फ उनको छोड़ के पलवल के अंदर कोई है ही नहीं कोई इंडिविजुअल गेम करना चाहे। अब आप भी देखते होंगे मेरे पास भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं जिनके बच्चा थोड़ा पढ़ने में होशियार नहीं है, उनका दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता है, तो वो आते कोई स्पोर्ट्स में डाल दें तो कौन सा स्पोर्ट्स अच्छा रहेगा। तो वो जो NIS कोच होते हैं उनसे डिस्कशन करके, तो अपने बच्चे को बॉडी के टाइप होते हैं, 3 टाइप की बॉडी होती है, तो उनके बॉडी के अकॉर्डिंग ही उनको इस गेम में डाला जाए। और सबसे पहले देखी जाती है रुचि किस चीज़ में है। जैसे हम देखते हैं, पढ़ा भी है हमने किताबों में, जिसका अग्रेशन ज़्यादा होता है तो उनको बॉक्सिंग में डालते हैं जी। तो उसी हिसाब से जिस खेल में बच्चे की रुचि ज़्यादा है उसमें डालो। और छोटे बच्चे से ही नींव स्टार्ट होती है। आप देखते हो चाइना के अंदर चाइना वाले छोटे से बच्चे को ही ले लेते हैं उस चीज़ पर, उसी के उसमें प्रैक्टिस कराते हैं हर चीज़ की। सही बात। बॉडी का मेजरमेंट करके आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसी हिसाब से उस गेम में डालते हैं। क्योंकि एक फ़र्क रहता है कि अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर उसी हिसाब से है तो आपको अचीव करने में 5 साल लगेंगे, और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर उस हिसाब से नहीं तो आपको उसको अचीव करने में दुगना टाइम लगेगा, 10-10 साल का भी समय लग जाता है। सही बात है। तो बॉडी स्ट्रक्चर का बहुत मायने रखता है। जैसे रॉनी कॉलमैन बॉडी बिल्डर है तो उनका स्ट्रक्चर उसी हिसाब से है, उनका बहुत बड़ा साइज है। हाँ, साइज बिग। अगर कोई तो उसी हिसाब से बॉडी का, अगर उन जैसी बॉडी किसी की है नहीं, अब भी नहीं हो पाई है जी। और उन बातों को लगभग 24-25 साल हो चुके हैं। तो बॉडी स्ट्रक्चर का बहुत मायने रखता है गेम में। और कामयाब वही होते हैं जो उनको अपनी लगन रहती है उस चीज़ में। ये तो आपने बताई कि आपके टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी कि बच्चे बहुत थे पलवल में भी जो जाते थे मेडल लेके आते थे। तो अब 2 से 3 पॉइंट आप हाईलाइट ज़रूर करो यहाँ पे, ताकि गौरव गौतम जी भी अगर सुने इस पॉडकास्ट को तो उन्हें चले कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए पलवल में। क्या बदलाव 2-3 आप चाहोगे? मैं चाहता हूँ कि जो पलवल में पलवल की भी चाहती है, गौतम जी को तो पता होगा वैसे ऑलरेडी उनके पास पहुँचे होंगे, क्योंकि हमारे पलवल के अंदर कोई स्टेडियम ऐसा है नहीं जो इंडोर गेम के अंदर बैडमिंटन हुई, वेट लिफ्टिंग हुई, बॉक्सिंग हुई, तो ये एक स्टार्ट हो जाए जिससे कि बच्चे को अपना एक ट्रैक बन जाए। जैसे एथलीट हैं जो एथलेटिक्स गेम है वो कर सकें, तो हमारे जो गौरव गौतम जी हैं तो वो आज चाहे तो कर सकते हैं, हमारे पलवल के बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और आने वाली पीढ़ी उनको बहुत याद रखेंगी कि हाँ इन्होंने आज ऐसा स्टार्ट किया जो पलवल से भी एथलीट निकल के आगे आ सकते हैं जी। क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है हर एरिया का। अब जैसे कोई बॉक्सिंग में मेडल लेके आता तो बॉक्सिंग की तरफ भी भाग जाते हैं लोग, वो ये नहीं देखते कि इसमें है क्या, कि बॉडी के स्ट्रक्चर क्या है।
वो पॉइंट आपने क्लियर कर दिया है कि जब कोच के थ्रू आप गाइडेंस लोगे तो अच्छे यहाँ पे स्टेडियम आ जाए, कोच NIS कोच भर्ती हो जी, जो मतलब जो माहिर हो उस खेल के, जिनको नॉलेज है उस चीज, बिल्कुल जो माहिर हो, तो वो अपने कोच अटेंड करें यहाँ पे। एक बड़ा स्टेडियम बने पलवल के अंदर भी। तो हमारी तो यही विनती है गौरव गौतम जी से कि हो ये चीज़। हाँ बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि यूथ चाहता है ये चीज़, यूथ चाहता है। हमारे यहाँ पे भी इतनी पोटेंशियल तो है कि भाई गोल्ड मेडल ले आए। सबसे ज़्यादा रुचि पलवल के बच्चों में है, खाने के लिए भी वैसे भी है। हाँ, हर तरह से ये तो है। ठीक, तो ठीक है, एक और चीज़ पूछूंगा मैं आपसे कि आप जिम चलाते हो, तो जनरली जब बच्चा जिम में आता है बिगिनर, तो वो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं जो बिगिनर जिम में आते ही करते हैं? वो हैवी वेट मारने की सोचता है सबसे ज़्यादा ना, मैं कितना वजन उठा लेता हूँ। वो चीज़ नहीं करनी है। प्रॉपर वार्म अप करके बॉडी के स्ट्रक्चर किसी ट्रेनर के अंडर गाइडेंस में कि आपकी बॉडी का पोस्चर ठीक है नहीं है, जिससे इंजरियों से बचा जा सके। ये भी बेसिक स्टार्ट करके आप किसी के अंडर से रह के कोई बताए। ऐसा नहीं है कि जिम में बच्चे को ट्रेनर ही बताए। आप जिम में जो बहुत टाइम से 2-3 साल से लगातार जिम कर रहे हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। किसी भी जिम में जा रहे हो आप, तो वो आपको अच्छी से गाइडेंस कर देंगे कि आपको इतना वजन उठाना है, टेक्निक आपकी ये होनी चाहिए। पर गलत एक्सरसाइज कोई करनी नहीं है, लोड नहीं लेना आपको किसी बॉडी पे। आपके पोस्चर ठीक होगा तो आप ऑटोमेटिक आप वजन उठाना स्टार्ट कर दोगे, ज़्यादा आपकी कैपेसिटी उससे आपसे बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक आपने देखी, और ये होता भी ईगो लिफ्टिंग कहते हैं इसको। ईगो लिफ्टिंग कहते हैं। जब बहुत से देखता हूँ मैं, डेढ़ मारते हैं, अब आपकी कमर बिल्कुल सीधी है नहीं, गोल होती जा रही है, इंजरी के चांसेस सब ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। तो वजन उठाते हैं, बस शर्त लग गई मेरी, बस तुझे ज़्यादा वजन मैं उठाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ से बचें, बड़ी इंजरी भी हो सकती है इस चीज़ से। इंस्टाग्राम पे आए दिन देखते हैं कि ये इंजरी हो गई, वो ये ईगो लिफ्टिंग की वजह से ही है। ठीक है, चलो थोड़ा सा काफ़ी सीरियस बात भी हुई हमारी, और अब थोड़ा सा माहौल लाइट कर देते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो ये एक चीज़ कि आपने किसको देखकर बॉडी बनाना स्टार्ट किया, ये तो आपने बताया भी चाचा के लड़के को। और इसी से एक जुड़ा चीज़ है कि हमने देखा बहुत सारे लोग अपने ना पोस्टर लगा लेते हैं, तो आपने अपनी जवानी के दिनों में किसी बॉडी बिल्डर के पोस्टर लगाए थे या लड़कियों के हीरोइन के पोस्टर लगाए थे? मैंने सबसे पहले बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड के पोस्टर लगाया था मैं घर के अंदर। अच्छा। तो पिताजी भी कहते थे कि भाई पूरी दीवार मैंने पोस्टरों से भर देता था मैं पूरी। अच्छा। बॉडी बिल्डरों के। तो मुझे आज भी याद है, मेरे एक भतीजा है, छोटा सा था गोदी में, बच्चे को पता नहीं है, जब वो चेस्ट पोजिशन दिखाते हैं ना, बाबा बूबू पीनी है तो इस टाइप से भी होता था। और उस टाइम भी ना उसको रियल नहीं मानते थे कि ऐसी बॉडी किसी की हो नहीं सकती। अच्छा। जब मैं अपने गांव में पोस्टर करता ऐसी नकली है, ये ऐसी बॉडी है नहीं। पर अब लोगों को पता है कि ये रियल है, ऐसी बॉडी होती है। ठीक। तो मतलब लड़कियों को पोस्टर नहीं लगाया आपने? कभी नहीं, सिर्फ बॉडी बिल्डर के पोस्टर लगाए थे मेरे। अच्छा। एक 100 की हो गया उस चीज़ में। बिल्कुल, ये हर किसी को होता है। ठीक। तो आपके टाइम में भी थी ये चीज़ें? नहीं, उस टाइम हमारे टाइम में सोशल मीडिया इतना वो था नहीं, असली चीज़ें थी नहीं इतनी जी। आप भी देखते हो उस चीज़ बारे में। तो लिमिटेड नेट होता था, फोन मोबाइल फ़ोन किसी के पास होते थे उस टाइम। ठीक। तो ये काफ़ी फनी मोमेंट बताया आपने। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन है, लोगों ने वैसे मिथ है दिमाग में, भाई जिम, पेरेंट्स भी दरअसल, भाई जिम मत जाओ हाइट रुक जाएगी। तो ऐसा कुछ है कि हाइट रुक जाएगी? ऐसा कभी नहीं होता। हाइट और ग्रोथ होती है, कभी हाइट रुकती नहीं है। कहते हैं वजन उठाने से हाइट रुक जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। आप देखते होंगे वेट लिफ्टिंग के अंदर भी करते हैं जो बच्चे करते हैं, तो हाइट अच्छे लंबे हैं, वो 20-20 साल की मेहनत है उनकी, तो वो 10-12 साल के वर्कआउट से ही करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक प्रॉपर टेक्निक होती है। हाइट कभी भी, ये मिथ है, हाइट कभी नहीं रुकती। जिम करने से बॉडी उल्टी ग्रोथ करती है। ठीक। तो ये भी एक मिथ है। अच्छा, एक और चीज़, लोग आपको इतना प्यार करते हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है वो आपके ये बिजनेस एम्पायर, गाड़ी घोड़ा को देख के आपसे अट्रैक्ट हैं, या फिर आपने भाईचारा इतना कमा रखा है? भाईचारा ही कह सकते हो कि मेरा नेचर एक ऐसा है कि मैं बहुत कोऑपरेट करता हूँ हर किसी को। ठीक है। मुझसे कोई राय भी लेता है ना कोई कि भाई क्या करना चाहिए, तो मैं कभी उसको गलत राय नहीं देता। कभी कोई भी मुझसे आके पूछ सकता है, कभी किसी को गलत राय नहीं देता। ना कभी किसी की बुराई करता हूँ, ना किसी सप्लीमेंट वाले की, ना किसी जिम वाले की, आज तक किसी बुराई नहीं की मैंने वो चीज़ सीखी नहीं। कोई मुझसे पूछ सकता है, दम यार कोई काम धंधा कैसे क्या करें कि जिम तो कर ली, बॉडी बना ली ठीक ठाक, में कोई अपना सप्लीमेंट काम कर लो स्टार्ट। क्योंकि मैंने कई दुकान खुलवाई हैं, ऐसे नहीं है। क्योंकि कल्याण भी केवीटी जो खोल रखा है जिम, ये मेरी दुकान पे आता था, बैठता था, सप्लीमेंट सेल करता था वैसे ही। तो मैंने कहा भैया इससे अच्छा तो आप सप्लीमेंट दुकान खोल लो।
तो मैंने ही इनको राय देके फोर्स करके सप्लीमेंट दुकान मैंने ही खुलवाई थी। जी। ये गुलशन है, ये मामान में रहता था अपने गांव के अंदर ही। तो एक हम भी भाई नौकरी कुछ है नहीं, मैं कोई बात मेरी दुकान पे आ जाओ। तो उससे नौकरी स्टार्ट की तो देखता है कि दुकान पे हमारे इनकम सप्लीमेंट ठीक हो जाती है। तो फिर इसने भी मेरी दुकान मैंने खोल लो भाई। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप ये काम मत करो, ना तो कोई कुछ लेके आया अपने साथ में, कोई ना कुछ लेके जाएगा। और ऐसा है नहीं कि मैं सारी कौड़ी खुद ही भर लूँ जी, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा तो फिर अम्बानी अडानी ये नहीं छोड़ेंगे किसी चीज़ को। सही बात अगर है। ये चीज़ सारी चीज़ पकड़ने लगे, ये सोचने लगे। मेरी तो सोच ही बिल्कुल अलग तरीके से। आज भी मुझसे कोई पूछता है कि क्या काम स्टार्ट कर लूँ, मैं उसको प्रॉपर राय देता हूँ जो मैंने अपने जीवन में सीखा है। जो सीक्रेट भी वो भी बता देते हो कि कहते हैं हर कोई नहीं बताता। कोई नहीं बता, मुझसे कहता हम भी तो यार हर चीज़ हर किसी को बता देता है अपनी, बल्कि सप्लीमेंट ये काम कर लो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे सेल करो। यार इससे कोई अपना एक मेरा क्या ले जाएगा। सही बात है। किस्मत का सब कोई अपनी किसी का- सब अपनी किस्मत लेके आता है। जी, अपना मेहनत करो, डेडिकेशन अपने अंदर रखो, जिस काम को कर रहे हो प्रॉपर करो उस काम को। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना एक, खैर हमने भी आपके बारे में यही सुना, कभी किसी से नेगेटिव नहीं सुना। तो जनरली लोग आपको प्यार करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अगर आप ये जिम ओनर नहीं होते तो फिर क्या होते? कहते हैं तो पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मेरी जो इच्छा थी शुरू से ही, बचपन से कहते हैं ना, एक देश के लिए खेलने की इच्छा थी। मुझे मेडल लाना, बाहर खेलना है, इंटरनेशनल मेडल लेके आना, ओलंपिक प्लेयर बनना है। एक सपने ही वही देखे थे मैंने शुरू से ही, पर वो किस्मत ने साथ नहीं दिया। मेरे सतवीर भाई साहब भी हैं, उस दौरान भी मैंने उनसे भी एक राय ली थी जब मैं ग्वालियर में पढ़ाई करता था। तो उस दौरान भी इंजरी हो गई थी, मैंने वो चीज़ बताई नहीं। गांव में एक झगड़ा हो गया था चाचा के लड़के का, तो उसे बचाने के चक्कर में तो मेरे किसी ने पीछे से मारी थी रॉड, तो एक उंगली टूट गई थी। उसके अगले दिन ही मैं निकल रहा था ग्वालियर के लिए, मेरे कंपटीशन था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे। तो किस्मत ने मुझे वहाँ भी साथ नहीं दिया। तो मैंने भाई साहब से जब राय ली थी, मैंने कि भाई साहब कुछ भी सही नहीं हो रहा लाइफ में। तो उसने कहा हम भी यार देख, पैसे तेरे पास है नहीं, जुगाड़ है नहीं, तो इससे अच्छा कि तू कुछ और काम कर ले, छोड़ फिर अपने वेट लिफ्टिंग को छोड़ ही दे। क्योंकि ये पैसा भी चाहिए इसके लिए, फिर टाइम भी चाहिए, तुझे अपनी फैमिली भी देखनी है, अपनी मम्मी भी देखनी है। तो इसमें जब तेरा लक ही नहीं चल रहा तो रहने दो उस चीज़ को। तो मेरी शुरू से इच्छा थी वेट लिफ्टर बनने की, वो किस्मत ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया ये तो अलग है। पर मैंने एक चीज़ देखी, मैं हमेशा पॉजिटिव रहा, कभी मैंने नेगेटिव नहीं सोचा। मैंने मुझसे कहते दम्बी तो इतनी किस्त भरता है कैसे, मैंने आज तक हिसाब ही नहीं लगाया कि मैं टोटल ईएमआई कितनी पे करता हूँ। मैं सिर्फ सोचता हूँ कि कभी स्ट्रेस नहीं लेता, कभी भी किसी चीज़ को लेकर कभी स्ट्रेस नहीं लेता, ना कभी जोड़ देता हूँ, रिलैक्स रहता हूँ। अपना जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। मैं तो ये सोच लेता हूँ कि भाई जीरो से जब शुरुआत की है तो उससे ज़्यादा मैं कहाँ नीचे जाऊँगा। मैं हर काम करने से पहले सोचता हूँ कि पॉजिटिव रहो, और जिस काम को कर रहे हो उसको बिल्कुल दिल से करो। सही बात है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव बहुत ज़रूरी रहना है। तो अगर आप जिम ओनर ना होते तो वो जो आपका पहला सपना था एथलीट का, हाँ बस वेट लिफ्टिंग, मुझे पैसे कमाने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि मैं टूल टैक्स में मैं बोल नहीं सकता, इस चीज़ बताना थोड़ा अजीब लगेगा कि टूल टैक्स में 2 नंबर की कमाई सब ज़्यादा होती थी उस दौरान। तो मैं 1-1.5 महीने ही रहा था बस वहाँ पे। तो मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैंने इस टाइम सोच लिया था मुझे कुछ आगे नाम कमाना है, मुझे पिताजी का अपना नाम ऊंचा लेके जाना है। ये कहते हैं ना, पिताजी जब एक्सपायर हो गए तो मुझे लगा कि मुझे कुछ नाम करना है जिससे कि लोग की याद रखें। अच्छा, एक और थोड़ा क्वेश्चन है मेरा, अक्सर लोग पूछते होंगे आपसे, तो भाई आपकी जैसी बॉडी कैसे बनाए? कोई ऐसा शॉर्टकट, कोई सीक्रेट? शॉर्टकट तो कुछ नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ें हैं, बस मेहनत करते रहो, किसी टाइम तो लगता है। देखो मुझसे कोई पूछे कि दम्मी क्या करना चाहिए, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ उनसे कि अगर उस टाइम मुझे कोई गाइडेंस करने वाला होता तो आज हो सकता था कि जो इंजरी हुई है मुझे कोई समझाता, इंजरी भी ठीक हो जाती है जी, तो मैं हो सकता था कुछ और होता। आज आप भी मेडल लेकर आते। जो आपका सपना था नाम कमाने का था, पैसे की बिल्कुल इच्छा ही नहीं रही। ये सब कहने वाली बात लोग कहते कि दम्मी पैसे, वो कभी नहीं रही मेरे पैसे कितनी, कभी पैसे की अहमियत नहीं दी लाइफ में आज तक, ना प्यार रहा कभी। ये कहने वाली बात है कि लोग पैसे से प्यार करते हैं, ऐसा करते हैं, कभी सोचता ही नहीं मैं इस चीज़ के बारे में। और ऐसा नहीं, मैं खर्च भी बहुत करता हूँ क्योंकि मैं न्यूट्रल रहता हूँ। जब पता कि आ रहा है जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। भैया कुछ लास्ट में अब ये टिप्स हैं जो हम चाहेंगे कि ऑडियंस आपके थ्रू ये जाने ये चीज़ है। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, एक जो आप अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था, ब्रह्मचर्य एक ऐसा वर्ड है, तो ब्रह्मचर्य पर आपका क्या कहना है और आपका पर्सनल तजुर्बा क्या रहा है, एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेकर?
ब्रह्मचर्य का एक तो मैंने किताब बहुत पढ़ी थी, जी। शौक था। हमारे गांव में आर्य समाज का एक मेला लगता है वार्षिक उत्सव, तो उसमें ब्रह्मचर्य संबंधी किताबें बहुत पढ़ी मैंने, और सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ी मैंने, बहुत सी चीज़ें पढ़ी। तो ब्रह्मचर्य के महत्व का मैं बताता हूँ आपको। मैं वेट लिफ्टिंग करता था, तो उसके बाद मैं ग्वालियर चला गया, तो मुझे कुछ ना कुछ गेम सेलेक्ट करना था अपना, कि कोई ना कोई गेम चुनना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा मैं कि 1 साल रहना है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे 4 साल का टाइम मिलेगा यहाँ पे, मैं B.Ped करके जाना है सिर्फ। तो वहाँ पे गेम चुनना था, तो कौन सा गेम चुने, तो मैंने सोचा कि वेट लिफ्टिंग चलो हो नहीं पाएगी, उसके लिए लंबा टाइम चाहिए जी। मैंने पावर लिफ्टिंग सेलेक्ट की मैंने। तो मुझसे 140 की स्क्वाट नीचे से बैठ के उठा नहीं गया। मेरे गांव का है मुकेश, तो उसने बोला कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा, 6 महीने बाद यूनिवर्सिटी गेम थे, तो आप ना नेक्स्ट ईयर तैयारी करना। तो मैंने इस टाइम में चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि टारगेट जब किसी का होता है ना, तो टारगेट जब बन जाए तो ऑटोमेटिक ही मन में पॉजिटिवनेस आ जाती है। आप अपना कोई भी लक्ष्य डिसाइड करोगे कि मेरा टारगेट ये है, तो मुझे इसको अचीव करना है, तो ऑटोमेटिक आप देखोगे आपका ध्यान उस चीज़ में जाएगा नहीं, आपको लगेगा कि मुझे ये चीज़ पूरी करनी है। तो मैं पूर्ण रूप से था, कोई मन में ना तो गंदे ख्याल, ना गंदे विचार आए, ना कोई किसी भी तरह से किसी औरत को देखना, ये कहते हैं ना ऑटोमेटिक नज़र में कुछ ऐसा नेगेटिव था ही नहीं। तो मैंने 140 की मुझसे उठी नहीं थी, तो मैंने 6 महीने बाद ही 270 की स्क्वाट मारी थी। ओके। तो ये होती है ब्रह्मचारी की पावर। ये कहते हैं कि नहीं ब्रह्मचारी कुछ नहीं, तो रियल में बहुत फ़र्क रहता है ब्रह्मचारी का। ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट तो मैंने यूज़ किए हैं, प्रोटीन वगैरह ये तो मैं लिए हैं, ये तो है स्पोर्टिंग है, ऐसा नहीं है ये चीज़, ये तो चाहिए रिकवरी के लिए। इस चीज़ से उसका कुछ हाँ, कभी बहुत से कहेंगे कि भाई वो भी बताओ कि आपने स्टेरॉइड भी यूज़ की है, तो वो भी चीज़ें बताओ। ये चीज़ नहीं है, पर रियल में ब्रह्मचारी का बहुत फ़र्क रहता है। तो मैंने 270 की उस दौरान स्क्वाट मारी थी, 192 की बेंच प्रेस की थी मैंने यूनिवर्सिटी गेम के अंदर ही। जी। तो ये होती है पावर, ऑटोमेटिक शरीर में, चेहरे पे इतना तेज, एक ऑटोमेटिक मन में पॉजिटिवनेस। अगर आपको 1 घंटे का टाइम मिले तो बिल्कुल माइंड ऐसा था बिल्कुल शून्य। कहते हैं ना कि अपना आना, क्लास जाना, क्लास से अपने मेहनत करना, बस। और सबसे बड़ा उदाहरण मुझे मिला जब मैं वेट लिफ्टिंग करता था SD कॉलेज में, तो मेरी समझ में नहीं आया था। एक महाराज जी बैठे थे, ऑटो में बैठ के जा रहे थे, पलवल मैं भी जा रहा था SD कॉलेज में। तो उसने कहा था बेटा आपने बहुत तपस्या की है। तो मुझे उस टाइम बहुत देर में समझ में आई मैं कि कैसे तपस्या का मतलब कैसे न, बेटा तप है ये बहुत बड़ा, शरीर को बनाना, पालना, मेहनत करना, देखो ये भी बहुत बड़ा तप है। इसे तप बोलते हैं। ऐसा नहीं कि रेगुलरिटी चाहिए हर चीज़ के लिए आपको। अगर आपको कुछ गेम करना है तो ऐसा नहीं आज आपने छुट्टी मार दी कि आपको गेम नहीं, अब तो सब चीज़ का त्याग करना पड़ता है। तो इसे भी बहुत बड़ा तप कहा गया। तो जब मेरी समझ में आया तप का मतलब क्या होता है, और इतना तेज रहता है चेहरे के अंदर ऑटोमेटिक ही, तो मेरी सर भी बहुत तारीफ़ करते थे ग्वालियर के अंदर ही इसी चीज़ को लेकर ही, कि मतलब कि वो पावर थी कि मैं कभी भी 100 मीटर रेस में, कभी यूनिवर्सिटी गेम के अंदर, मुझे देख के उस टाइम थाई अच्छी थी मेरी, तो इससे भागा नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, मुझसे ये कहते इससे भागा नहीं जाएगा। जब खड़ा होता था मैं, तो मैंने 100 मीटर में हमेशा फर्स्ट मारी है। होटल ब्लॉक के गेम हो, जब गाँव में करते थे तब, और वो भी इतना हैवी बॉडी के साथ भी? हैवी बॉडी के साथ स्पीड बहुत थी मेरे अंदर। और ये कहने वाली बात नहीं है, रियल में जब ब्रह्मचारी, मैं 21 साल तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहा था, तो बहुत फ़र्क रहता है ब्रह्मचारी का। और ये आप खुद भी कोई भी फॉलो करके देखना एक बार अपनी लाइफ में। जो युवा हैं जो अपने कर रहे हैं स्टार्ट, उनसे एक बोलो कि आप पूर्ण रूप से ना कोई गंदी चीज़ें नहीं देखना, एक मन में पॉजिटिवनेस रखना। तो स्टार्ट करके देखो, आपको 1 महीने के अंदर ही ना आपको एक अलग सा लगेगा, अलग सी फीलिंग आएगी आपको। एक ऑटोमेटिक तेज, आपको ऐसा लगेगा कि शरीर में एक शांति सी और बहुत बड़ी, मतलब कि एक ऊर्जा सी अलग दिखाई देती है। और ये मैंने महसूस कर रखी है, ऐसा नहीं है कि मैं वैसे बोल रहा हूँ, पर मैंने महसूस की है ये चीज़ें जी। जो मेरे यार दोस्त हैं, जो मेरे गांव के हैं, वो सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक ठीक। तो ब्रह्मचर्य काफ़ी बड़ी चीज़ है और काफ़ी फील करने वाली बात है। हाँ, फील कर, ये जो आप कभी कोई भी किताबें पढ़ो तो ऐसा नहीं है कि हमारे, चलो हिंदू संस्कृति में बताया गया है कि रियल में ब्रह्मचारी बहुत बड़ी पावर है। जी। मृत्यु पे भी विजय पा सकते हैं ब्रह्मचारी को पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहेगा तो। जी, आजीवन। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये तो बहुत एक आपने पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताया, तो उससे बड़ी तो बात ही क्या है। अब एक और चीज़ है, क्योंकि आप फिटनेस से जुड़े हुए हो, आजकल ना इतना सोशल मीडिया है, सब कुछ है, तो 24 घंटे इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। मैं आपकी सक्सेस को देख के जल रहा हूँ, भाई ये तो गाड़ी लिया है, अब मैं अभी इस उम्र में कुछ कर ही नहीं रहा।
तो एक मेंटली आदमी ना जैसे वो डिस्टर्ब है। तो आपके अकॉर्डिंग इंसान आज के दौर पे मेंटली अपने आप को फिट कैसे रख सकता है? मेंटली फिट के लिए आपको अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव करना होगा। अगर कोई सक्सेस होना है लाइफ के अंदर, तो मेरा जो है मानना कि नेगेटिव विचार आपके अंदर आने नहीं चाहिए। ओके। आप कोई भी काम को करना चाह रहे हो तो दिल से करो, बिल्कुल दिल से, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक। मैं जब मोटिवेशन में आप बता रहा स्पीच सुनता हूँ तो उसमें कहा था कि हमारे भगवान भी ना हमारी आस पड़ोस का वातावरण जो है ना उसी हिसाब से काम करता है जब हमारे अंदर पॉजिटिवनेस होती है। ठीक। अगर आपके ख्याल ही पॉजिटिव रहेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिवनेस रहेगी। जैसे मैं देखता हूँ कि पॉजिटिव, मेरे न्यूट्रल रहता हूँ, मैं पॉजिटिव रहता हूँ, आसपास भी सब ऑटोमेटिक सब अच्छा लगता है। अगर आप किसी से ईर्ष्या रखोगे, वैसे रखोगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर खुद के अंदर ऐसी चीज़ें पैदा होने लगेंगी ईर्ष्या को लेकर ही, तो आप दूसरों तरह ही ऐसे हो जाओगे। सक्सेस होने के लिए सबसे बढ़िया है अपने आप को पॉजिटिव रखो, जिस काम में आपकी रुचि है उसको दिल से करो, इसी में मेंटली फिट हो जाएगा आदमी। इसी में ऑटोमेटिक मेंटली फिट हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, जिस काम में आपकी रुचि है वो काम करो। जिस क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हो, अगर आप कोई पढ़ने में हो तो आप पढ़ाई पर ध्यान दो, आप गेम में हो तो गेम को प्रॉपर फोकस करो। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको पॉजिटिवनेस रखो। वैसे तो 100 चीज़ें हैं पर बेस तो यही है कि आप खुश रहो दिल से। क्योंकि मैंने एक सुनी भी एक कहावत, किताबों में बहुत पढ़ा है कि 2 तरह के लोग हमेशा वो कामयाब वो लोग नहीं होते जो सोचते हैं पर करते नहीं हैं, और जो करते हैं सोचते नहीं हैं। ओके। कामयाब हमेशा वही होते हैं जो सोचते हैं और करते भी उसके साथ साथ। बिल्कुल। आधी टेंशन तो उसी चीज़ की है। हाँ। अब मैं देख रहा हूँ आपकी कार, आपका जिम, आपका सब कुछ, और मैं इंस्पायर तो हो नहीं रहा, जल रहा हूँ। तो दूसरा बेहतर है कि आप करो, एफर्ट डालो ताकि आपकी भी लाइफ सक्सेसफुल हो। अब मुझे किसी से कोई बैर नहीं है रियल में। बहुत से कहते कि भाई मुझे रियल में किसी से वो नहीं रहा आज तक जी। कोई मेरे बारे में ये नहीं कहा, दम्मी मेरे बारे में ये कह रहा है, मेरे अंदर किसी से कोई रहा ही नहीं आज तक। मेरा मतलब ये है मैं अपना बेस्ट करूं जो कर सकूं। सही, बिल्कुल। अच्छा, आज आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, है ना, तो एक चीज़ बताओ आप यूथ को, जो बच्चे आपको देखते हैं, लग्जरी लाइफ आप जी रहे हो, सब कुछ आज की डेट में, तो अब तो आपकी स्टोरी भी उन्होंने सुन ली है तो इंस्पिरेशन तो उनके अंदर आ जाएगी। एक चीज़ मुझे बताओ कि क्या मनी एडवाइस आप उन्हें देना चाहोगे? कोई बच्चा है वो पैसा कमाना चाह रहा है, अच्छी चीज़ है, तो क्या उसे फॉलो करना चाहिए? क्या एक मंत्र आप देना चाहोगे? जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई भी काम का आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसको पूरे दिल से करो। जैसे आपने बोला सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है। आप कोई भी अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहे हो, जैसे आपने ग्रोथ इंडिया अपना स्टार्ट किया हुआ है, आप भी उस चीज़ में बहुत सपोर्ट कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू। लोग आपके पास आ रहे हैं कि ऐड के लिए कि हमारी सर ऐड चलाओ, तो सोशल मीडिया के कारण उनका बिजनेस आप भी देख रहे होंगे, उनका बिजनेस 10 गुना बड़ा होगा। जी तो सोशल मीडिया की आपने जैसे बोला कि जैसे खत्री जी हैं और दलाल जी हैं, तो ये कैसे हुए? सोशल मीडिया के थ्रू। कि सोशल मीडिया भी मायने रखता है। ऐसा नहीं, जो पैसा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट अपना काम पे फोकस करो, पूरा ध्यान दो अपने काम पे। जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, आपकी रुचि जिस चीज़ में है उसी काम को करो। थोपी हुई चीज़ मत करो कि मेरी रुचि इस चीज़ में नहीं है तो मैं इस चीज़ में जाऊँ। आपको खुद का दिल नहीं करेगा उस चीज़ को। आपको सिंगर बनने की इच्छा तो सिंगर ही बनो। आपको लगता है कि आपकी है, तो जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हो, म्यूजिक में जाना चाह रहे हो, किसी भी में जाना चाह रहे हो, तो वो आपकी वो है। आप अपने बच्चों को भी सेम ही कहोगे? नहीं, उनकी जो इच्छा होगी वो, देखो हम एक बेस तो तैयार कर सकते हैं जी। जैसे कि मेरे अंदर बेस तैयार किया मेरे पिताजी ने, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका यही है कि अपने बच्चों को ऐसा बेस दो जिससे कि वो पॉजिटिव रहे। उसके अंदर शुरू से ही डालो वो चीज़ें। ये बहुत फ़र्क रहता है। और थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान दो कि वो किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी, क्योंकि मेरे अंदर हुआ था ये चीज़ें। हाँ। तो मेरे चाचा जी मुझसे पूछ रहे थे कि बेटा तू तरह सुन रहता है, कुछ बताया नहीं, तूने ऐसा कर दिया। कि मेरे कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी रही हैं जो मैं इसके सामने नहीं बोल सकता। तो मैंने ये कहा था कि मुझे किसी ने नहीं पूछा, कोई मुझसे ये पूछ नहीं आया कि दम्मी घर का कोई भी मेंबर कि तू तरह दुखी क्यों रहता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो बताओ, मन को हल्का करो, पॉजिटिवनेस। तो हमारे मतलब ये कहने का ये है कि अपने पेरेंट्स का जो है वो बच्चों पे ध्यान दो। यार दोस्त कौन कौन है,
बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। संगत बहुत बड़ी चीज़ है। संगत का बहुत फर्क पड़ता है। आप पॉडकास्ट पे तो नहीं बता सकते, पर पर्सनली आपने शेयर करा मुझसे। हाँ। तो वो इंसिडेंट वास्तव में ही ऐसा था कि अगर वो हो जाता तो आज आप यहाँ पे नहीं होता मैं। और उसमें संगत की वजह से ही आप भटके थे। बिल्कुल, मन में एक ऑटोमेटिक चीज़ वो ना, आप कहते हैं कि बहुत से आप देखते हो जो गलत आदतों में पढ़ते हैं वो ऐसे नहीं पढ़ते। बहुत से जो टेररिस्ट बनते हैं तो वो नहीं, उनको बेस ही उस टाइप से तैयार किया जाता है। आप नोटिस भी करते होंगे जैसे आतंकवादी जो होते हैं उनका बेस देखना आप कैसे होता है। उनको सिखाए बचपन से, छोटे से ही ये चीज़ सिखाई जाती है उनको। सही बात। कि उनका आगे किसी का आगे गर्दन काटना, वो करना, मतलब उल्टी चीज़ें हैं। तो उनको यही लगता है कि मन में कि हाँ ये चीज़ ठीक है, यही चीज़ है, यही चीज़ है। आप बार बार किसी बात को रिपीट करोगे, कोई भी चीज़ रिपीट करोगे तो आपके संग वो चीज़ होने लगेगी। करेक्ट। तो दो चीज़ें मुझे समझ आया आपकी बात से कि एक तो बच्चा अपना पैशन फॉलो करे जो दिल से करना चाह रहा है। दूसरा स्किल्स पे काम करे क्योंकि स्किल्स हमेशा आपको पैसा देती रहेंगी। और तीसरा खुश रहे, हेल्दी रहे, फिट रहे, वर्कआउट करो, अपना 1 घंटे का टाइम निकालो। और ऐसा कोई बिजी नहीं है। तो मैं भी कहता हूँ, मैं भी हमेशा से कहता आ रहा हूँ, अब से नहीं 18-20 साल से, कि अब की बार मुझे मेहनत करूँगा, अब के सोमवार से 1 तारीख से। पर मैं भी हमेशा यही कहता आ रहा हूँ। पर मैं आज आपके चैनल बैठा हूँ तो मैं आपको 6 महीने के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस ला के दिखाऊंगा अपने अंदर। मैं भी आपके आगे वादा करके जा रहा हूँ इस चीज़ में, जो ऑडियंस बैठी है उनके आगे। और मतलब मुझे भी अब कुछ करना है जी। अब मुझे अपने आप को ऐसा करना है, फिट करना है, बहुत बढ़िया बेहतरीन लेवल पे लेके जाना है। जो आज से 6 महीने बाद मुझे देखें तो कहें कि यही कितने चेंजेस आए हैं। जी। वैसे तो ऑलरेडी एक लेवल पे हमसे तो ज़्यादा ही फिट हो आप, पर अब नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है मुझे। जी ठीक है। यही क्वेश्चन था मेरा, खैर इसका आंसर ऑटोमेटिकली आपने दे दिया कि डिसिप्लिन। पर इसको फिर भी पूछूं मैं, डिसिप्लिन का आपकी लाइफ में अब तक की सक्सेस में कितना बड़ा रोल रहा? और इसको एक और ऐड ऑन करेंगे इसमें कि जो बच्चे जाते हैं, जिम जाना चाहते हैं कि भाई कल से जाऊंगा, जो पॉइंट आपने बताया, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि भाई ये एक चीज़ है कि इसके थ्रू आप एटलीस्ट डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो? तो 2 फेज में आंसर देना है इसका। अब कल तो कभी आता ही नहीं है। मुझे कल कहते 18-20 साल हो गए। मैं अपना बताऊं, अपनी इच्छा देखो, मैं जो मेरे साथ लाइफ में जो गुजरा वो तो चीज़ अलग है। पर अगर एक आप मिस्टर ओलंपिया बने हैं जो लेटेस्ट में, तो मैं जब देख रहा था ना तो उनकी 2011 में उनकी फिजिक ऐसी थी, बहुत मतलब कि स्लिम कहते हैं ना, बहुत ये कह नहीं सकते कि कुछ कर सकता है, दुबला पतला सा। हाँ। मरियल ओके। 13 साल के अंदर उन्होंने वो अचीव कर लिया। आज मिस्टर ओलंपिया है बॉडी बिल्डिंग के अंदर ही। और ये जो लोग कहते हैं कि भाई पैसे की दिक्कत है, तो मैं भी मेरी भी गलती है लाइफ में। कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा माहौल एनवायरनमेंट उस टाइप से नहीं मिला। मैंने आपसे बताया कि मुझे कुछ समझाने वाला, गाइडेंस करने वाला नहीं मिला। तो अगर मुझे उस टाइम भी कोई गाइडेंस करने वाला मिल जाता, तो हाथ रखने वाला मिल जाता सिर पे, तो बहुत फ़र्क पड़ता। कि हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पैसे से ही बॉडी बनती है। आपके अंदर दाल है, पनीर है, छाछ है, दूध है, तो थोड़ी मात्रा में ऐड करके हर 2 से ढाई घंटे में थोड़ी प्रोटीन डाइट बढ़ा के आप नेचुरल तरीके से बॉडी बना सकते हो। आप एक सप्लीमेंट को हाथ एक साइड रख दो। आप नॉर्मल ना एक कोई भी, अगर मैं इससे चैलेंज दे के कह सकता हूँ कि सिर्फ 1 महीने फॉलो करो। दिन में 4 से 5 बार मील लेनी है प्रोटीन डाइट की। वेज में आप जो वेजिटेरियन हो, वेज ही लो खालस, आपको आप ऑटोमेटिक चेंजेस नज़र ना आ जाए 1 महीने में, तो ये कहते हैं हाँ कोई फ़र्क पड़ा है। ऐसा नहीं सुबह रोटी खा ली, रात को रोटी खा ली और सो गए, मेहनत कर ली, जिम कर ली, ऐसी बॉडी नहीं बनती। जी, प्रोटीन डाइट अपनी बढ़ानी पड़ेगी। हम नेचुरल चीज़ें से लो। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ही रहेगा, क्योंकि आप फिटनेस लाइन से हो, एक ऐसी टिप जो हर इंसान फॉलो कर सकता है, बच्चे से लेके बूढ़ा, जो करना भी चाहिए कि भाई इतना तो आप कर लो सेहत के लिए, वो आप क्या एक टिप देना चाहोगे? टिप मतलब वर्कआउट के रिलेटेड में, खाने पीने के रिलेटेड में? वर्कआउट के रिलेटेड, भाई इतना खाना तो लोग खा ही रहे हैं। हाँ। पर फिर भी व्यायाम रिलेटेड क्या कहना चाहोगे? व्यायाम रिलेटेड में मैं पहले भी आपसे रिपीट की थी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आप 1 घंटा आप एक्स्ट्रा उठ सकते हो, एक टाइम निकाल सकते हो जी। आपका मतलब टाइम, वो आप जो उठते हो 8 बजे, उसको 7 बजे कर दो। और कोई 7 बजे उठता है, उसको टाइम इतना है, ड्यूटी जाना है, तो वो 1 घंटा और पहले उठ जाए जी, तो आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। आप कभी सुबह जल्दी उठने से बहुत फ़ायदा होते हैं, और ये मैंने देखा अपनी लाइफ में, खुद रियलाइज़ किया है। तो मेरी टिप यही है कि सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो, आपके पास दिन बहुत लंबा होगा। आपके जो अधूरे काम है वो भी पूरे हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा आज मेरे पास दिन बहुत पड़ा हुआ है।
आप भी अब नोटिस करते होंगे अपनी लाइफ में, आप जल्दी उठोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत टाइम कर है लिया आज तो मैंने। हाँ, आज तो बहुत कुछ कर लिया। तो जो भी सक्सेसफुल रहे हैं, कोई भी हो, अब देख रहे हो बिल गेट्स की जैसे स्टोरी बताते हैं आरजे कार्तिक जी, तो वो कहते हैं कि सुबह अर्ली उठ के वो अपने सारे स्टाफ को मेल करते थे वो, क्योंकि उनकी हैबिट थी एक सुबह जल्दी उठने। और जो जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं लोग इस दुनिया के अंदर, आप कभी उनका कभी खुद का बायोग्राफी पढ़ना तो वो हमेशा राय देंगे सुबह जल्दी उठो, सही बात नहीं, सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाओ, शास्त्रों बिस्तर में छोड़ हमारे दो, लिखा है। शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक बहुत सटीक आपने एक ही टिप दी है, पर इसमें सारी चीज कवर होगी, क्योंकि अगर उठना स्टार्ट कर दिया ना, हाँ, तो आपके पास टाइम ही टाइम है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक। तो इसी के साथ कर क्वेश्चन तो मेरे यहाँ पे एंड हो गए। बाकी ये है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस पॉडकास्ट की बात ये है कि जो लोग वास्तव में आपको नहीं जानते हमारे यहाँ पे एरिया में, जिन्होंने बस ये देखा कि दम्मी भाई आज इतना कुछ है सब चीज़ पास में, तो आपकी जब स्टोरी सुनेंगे, जो इतने अप डाउन्स आपने देखे हैं कि हर बार कुछ स्टार्ट करा फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, तो एक इंस्पिरेशन आप हमारे लिए हो, और आज आप इतना अच्छा कर रहे हो, आप आगे भी ऐसे अच्छे करते रहो। थैंक यू सो मच भैया, आप हमारे शो पे आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका जी, मैं आप मत कहो, मुझे आपका कहना चाहिए जी, क्योंकि मेरे अंदर भी एक हेजिटेशन है इस चीज़ को लेकर ना, कि बहुत से लोगों को मेरे बारे में पता नहीं, आपके थ्रू कम से मेरे बारे में लोगों को पता चल जाएगा कि जो गलत सोचते होंगे मेरे बारे में, कुछ लोग जिनको पता नहीं होगा, बाकी जिनको पता है उनकी बात अलग है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जो इनवाइट किया, बुलाया। आपके ग्रोथ इंडिया जो है, आपका बहुत तरक्की करे ये चीज़, मेरा तो हमेशा यही रहेगा आपके साथ जी। जो आप काम भी कर रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो, उनको बिजनेस को आप बढ़ा के दे रहे हो। कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है तो आपके थ्रू वो अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकता है आपके थ्रू। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच भैया। बाकी इंस्पिरेशन तो आप हो ही, और आगे और लोग आपसे इंस्पिरेशन ले, ये हमारा इस आज के एपिसोड का एकमात्र हमारा एम है। और थैंक यू सो मच, फिर आपको जरूर बुलाएंगे सेकंड एपिसोड में, तब और डिटेल में बात करेंगे। 6 महीने बाद, बिल्कुल 6 महीने बाद 6 महीने बाद मुझे, हाँ, एक मैं भाई कहना बात भूल गया, कुलदीप सिंह यादव जी हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत तरक्की की अपनी लाइफ में जी। मैं उनसे भी बहुत इंस्पायर हुआ हूँ अपनी लाइफ में। ओके। क्योंकि उन्होंने जो नाम कमाया है वो बहुत ऊंचे लेवल पर लेके गए हैं इंडस्ट्रीज को। वो अच्छी अच्छी राय देते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को टिप्स देते हैं। उनके पास आज अच्छी एथलीट की टीम है कुलदीप जी भाई के पास। तो बस उनके थोड़ा सा अंडर मुझे जाना है, और वो उनकी गाइडेंस में मेरी इच्छा है कि सपना होता है ना कि अब मुझे लगेगा कि यार एज खत्म होती जा रही है, पेज एक अब ऐसा बुढ़ापे में सोचा कि यार जब टाइम था हम कर सकते थे, तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि उस टाइम को मैं पहले ही ले आऊँ, कि सोचना ना पड़े दोबारा, बैठे बैठे बिस्तर में पड़े पड़े सोचते रहें। तो उससे अच्छा जो आप काम करना चाह रहे हो, मेरी भी सबसे ये राय है, जो आप कल की सोच रहे हो अपने काम के लिए, तो उसको थोड़ा सा ये सोचो मुझे आज ही करना है वो काम, आज ही करना है, बस कल हो ना हो अपने आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिवनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी जी, और आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे, तरक्की करोगे जीवन में। बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने भैया। एंड बस यही भैया, थैंक यू सो मच, आप आए, और फिर से मिलेंगे आपसे 6 महीने बाद, जैसा आप प्रॉमिस करके जा रहे हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू। ओके।